वो बेस्ट तरीका क्या है जिससे कि वो अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल को डेवलप करना शुरू करे राइट फ्रॉम स्क्रैच? जैसे शॉपिफाई हो गया या और अदर प्लेटफॉर्म हो गए, वू कॉमर्स हो गया, तो दे हैव अ रेडीमेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ई कॉमर्स का एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है उनके पास। ब्रांड जो स्टैब्लिश हो रहा है, आप क्या रेकमेंड करेंगे, किस तरह के बजट होने चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ ब्रांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग? सबसे पहले वो क्रेडिबिलिटी चेक करता है, ठीक है, और रिव्यूज चेक करता है। हाँ ओके। कि मैं डिसीजन जब लेना है मेरे को, तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा ना कि सबसे प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो वो सारे क्वेश्चन हमारा डिसीजन वाले स्टेज में होता है। एक इम्पॉर्टेंट KPI इसमें होता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कि मैंने एक पर्सन को बाय कराने के लिए कितना पैसा खर्च किया। विल प्रेफर कि हम है ना, जो भी कंटेंट आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट वी रिव्यू दैट कंटेंट एंड वी रेट दैट कंटेंट कि हम इसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जी। क्योंकि एक नेगेटिव आपके 100 पॉजिटिव पे भारी है। हाय रवि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट गौरव मंडल स्पॉटलाइट। हाय गौरव। तो आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और क्योंकि आप पिछले 4 साल से इतनी इंटेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं फॉर फैशन ब्रांड्स एंड एवरी अदर काइंड ऑफ ब्रांड, तो मुझे सबसे पहले आपसे ये बात डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इसलिए बात करनी थी क्योंकि मेरे बहुत सारे फैशन क्लाइंट्स हैं जो यूजुअली, पहली बात तो कंफ्यूज्ड हैं, दूसरा कई बार वो ठगे भी जाते हैं। ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग उनसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात बोलते हैं, बट दे एंड अप ओनली डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। उनके पास इंस्टाग्राम पे ऊपर पोस्ट कर देते हैं वो लोग। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो है कि आप मल्टीपल चीज़ों को लेके कैसे काम करते हो। बेसिकली दे आर ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया है वो एक तरीके की मार्केटिंग है। देन देर इज़ अ ऑनलाइन आपका गूगल सर्च है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO, SEM, ये अलग तरह के, ये अलग चैनल्स हैं। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल चैनल्स होते हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काउंट करते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया सिर्फ एक चैनल है उसमें? सोशल मीडिया सिर्फ एक चैनल है। ओके, तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट लेते हो किसी से, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया नहीं करते, आप वो पूरे का पूरा पैकेज एक साथ देते हो ना? यस। सो वेन एवर कोई भी क्लाइंट हम ऑन बोर्ड करते हैं, तो बेसिकली वी आस्क फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इफ़ समबडी वांट्स कि उन्हें सोशल मीडिया ही चाहिए, तो हम उन्हें सोशल मीडिया ही देते हैं। समबडी वांट कि उन्हें ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का एक पैकेज चाहिए, तो हम उसको ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज देते हैं, जिसमें आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ जाएगी, उसमें आपका वेबसाइट भी आ जाएगा, SEO भी आ जाएगा, SEM भी आ जाएगा। सो दीज 4-5 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड इन डिजिटल मार्केटिंग, जो पैकेज एक हम ब्रांड को ऑफर करते हैं। ठीक है। और एक और बड़ी कन्फ्यूजन होती है यूजुअली फैशन क्लाइंट्स को कि बिल्कुल जिन्होंने स्टार्ट करना है अभी फ्रॉम द स्क्रैच, तो किस तरह से वो बेस्ट तरीका क्या है जिससे कि वो अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल को डेवलप करना शुरू करे राइट फ्रॉम स्क्रैच? So basically, if somebody, some you can say some brand is bootstrapped, so उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि उनका गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे कि किसी भी क्लाइंट को अगर कुछ लॉन्च करना है, तो उसको तुरंत सेल चाहिए होती है। तो तुरंत सेल तो नहीं आती है, बट इफ़ यू इन्वेस्ट मनी इन लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स में, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोग, उसमें तुरंत सेल्स आती हैं। अच्छा। SEM करोगे आप, सर्च इंजन मतलब गूगल एड्स वगैरह रन करोगे, उसमें आपको तुरंत मिलेगा। पर लॉन्ग टर्म, जैसे कि कई क्लाइंट्स होते हैं, उनको लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखनी है, जिसमें अगर हम पे नहीं कर रहे हैं एड्स को, तो भी हमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आते रहें। ओके। तो ऐसे में वो प्रेफर करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO बोलते हैं। जिसको SEO बोलते हैं। ओके, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये सिर्फ वेबसाइट के लिए होता है या? ये एक्चुअली बेसिकली वेबसाइट्स के लिए होता है। एंड नाउ दीज डेज आपका अगर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, तो उसमें भी आप SEO कर सकते हो।
उसमें भी आप क्या कहते हैं अपनी ब्रांड के बारे में बता सकते हो, अपनी लोकेशन डाल सकते हो। तो वो एक एक लोकल प्लेटफॉर्म हो जाता है आपको कि अपने अगर आप पर्सनल स्टोर, आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो उसके अराउंड आप एड्स वगैरह भी रन कर सकते हो, उसके अराउंड एसईओ भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी एसईओ ही बोलते हैं। इसको भी एसईओ ही कहते हैं। ये जो है ये भी एसईओ के अंदर आता है। बेसिकली एसईओ है कि आपका एक कोई डिजिटल एसेट है, उसको आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एसईओ। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब एक और बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कभी भी पता नहीं होता है कि हमारा बजट कितना होना चाहिए। सो अगर एक बूटस्ट्रैप कंपनी है या एक जस्ट ब्रांड जो सिर्फ स्टैब्लिश हो रहा है, आप क्या रेकमेंड करेंगे, किस तरह के बजट होने चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ ब्रांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग? सो बेसिकली इट लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो हम उसके हिसाब से हम है ना एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है इसमें और इतना पैसा इन्वेस्ट करना है इसमें। तो कई लोग होते हैं जो क्या कहते हैं 30-70 का रेशो रखते हैं कि भैया मैं 30% जो है एड्स पे खर्च करना चाहता हूँ, 70% अपना अमाउंट जो है मैं एसईओ में खर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रिक्वेंट ऑर्डर चाहिए। इवन मैं एड्स अगर स्टॉप भी कर दूँ उसके बाद भी मुझे ऑर्डर्स चाहिए। जी। बट इन केस एड्स में अगर आप पूरा लगा देते हो तो जब तक एड्स चलती हैं तब तक आपके ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद आपके ऑर्डर्स का आना बंद हो जाता है। तो मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मेरा अभी मैंने एक वुमेन्स वेयर, फ्यूजन वेयर का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और मैं आपके पास, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा जो मंथली जो बजट है 10,000 रुपये है, और मेरा शॉर्ट टर्म जो गोल है दैट इज़ कि भाई कम से कम पैसे आ जाए ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे। तो वो 10,000 के अंदर आप मुझे क्या बताएंगे कि सो फॉर शॉर्ट टर्म गोल है और 10,000 आपका बजट है तो विल प्रेफर कि आप सोशल मीडिया एड्स करो। जी। तो उसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। जी। जितनी अच्छी आपकी एड्स होगी, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, उतने ही आपका क्या कहते हैं ऑर्डर्स आएंगे, सेल्स आएगी आपकी। ठीक है। तो उस केस में हम जिनको क्या कहते हैं एकदम जैसे कि आज खड़ा किया उन्होंने स्टोर, कल से उन्हें रिजल्ट चाहिए, हाँ। तो उस केस में हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कराओ, जिसमें क्या कहते हैं आपके सोशल मीडिया पे आपके बैनर एड्स, वीडियो एड्स, ये सब चलेंगे। उसमें जो लोगों तक पहुंचेंगे, देन उसके बाद वो लोग परचेज़ करेंगे। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे सोशल मीडिया के जो एड्स बोल रहे हो, वो तो इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट पोस्ट ही लिखा होता है, तो उसमें आप मुझे कैसे हेल्प करोगे? वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, यही डिफरेंस है एक प्रोफेशनल से आप कराने का और एक खुद करने का। क्योंकि हमारे पास भी कई सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो इतना सारा पैसा लगा दिया बूस्ट पोस्ट में पर हमें रिजल्ट नहीं मिला, करेक्ट। तो आप क्या नया करोगे जो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम है ना उनको बूस्ट पोस्ट करने का एडवाइस नहीं करते हैं। जी। हम उनको मेटा की एड्स, जो मेटा के पीछे एड्स चलती हैं, उसके लिए करते हैं। क्योंकि उसमें आप पता है बूस्ट पोस्ट में आपका लिमिट है कि आप तो या तो वेबसाइट विजिट पे आप गोल रहेगा या आपका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट रहेगा गोल। करेक्ट। या मैसेज। आपकी रीच होगी, बस उतना ही रहेगा। हाँ। बट वही मेटा एड्स में आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको लीड जनरेट करनी है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, सेल्स करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके मेटा एड्स में आती हैं। तो कई सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमने तो बूस्ट ऐड कर लिया, हमने प्रोडक्ट भी अच्छा बना लिया, हम अपने लेवल पे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवा के देख ली पर रिजल्ट नहीं आ रहा। करेक्ट। तो सबसे पहले हम उनका चेक करते हैं कि आपने क्या क्या किया है मार्केटिंग में। देन उसके बाद हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया आपने ये किया है, आपको सोशल मीडिया में जितना आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है बूस्ट पोस्ट में, उतना अगर आप मेटा एड्स में करते तो उसका रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो रिटर्न्स की बात कर रहे हो, आरओआई, तो क्या कोई डिजिटल मार्केटर ये गारंटी देता है कि आपकी इतनी सेल्स होगी, कि ये गारंटी देता है कि मैं इतने लोगों को लेके आ पाऊंगा? सो बेसिकली लीड्स में क्या होता है कि उसमें ये होता है कि मैं इतनी लीड्स आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इतना बजट आपकी तरफ से चाहिए। करेक्ट। और सेल्स में ये होता है कि सेल्स डिपेंड करती है कि आपकी ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। कई बार अच्छी एड्स होती हैं तो एकदम से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में आपका ना वो आप है ना एक कमिटमेंट नहीं दे सकते हो कि इतनी सेल्स आ जाएगी। बट आप ये दे सकते हो कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 3x या 4x मैं आपको करके दे दूंगा। Correct. सपोज किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया एड्स में, तो उसका मैं अगर 3x लगाऊँ तो 30,000 की सेल्स दे दूंगा मैं। पर Correct. उसमें कितने ऑर्डर्स हैं, कितने वो क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली मोटिव क्या है कि हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया, उससे हमने कितना कमाया, तो वो चीज़ है।
तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि क्या कहते हैं, अगर किसी को ROAS चाहिए, जैसे कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो हम 10,000 का है तो हम बेसिकली लेके चलते हैं कि 3x तक हम मिनिमम आपको दे सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद अगर हमारी एड्स अच्छी है तो वो 5x 10x 15x भी जा सकता है। तो बेसिकली जो शुरू में इनिशियल जो रहता है ना, वो 3x का हर कोई आपको ना कमिट करता है। बट कई सारे जो हैं जो क्लाइंट्स लेने के लिए आप मानोगे हम 10x देंगे 15x देंगे अच्छा। और ऐसे करके दिखाते हैं। देन जब आप पैसे डालने शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। ओके। तो उस केस में फिर आप फंस जाते हो कि अब हम कहाँ जाएं। जो क्लाइंट है, जो ब्रांड है, उसने तो करा के देख लिया और नहीं आया, तो उनको लगता है कि हमारा बिजनेस ही नहीं करा, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब यही है कि जब एक प्रोफेशनल आता है तो वो सबसे पहले चेक करता है कि आपने अभी तक गलतियाँ की करी, क्या की। या अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो वो प्रिस्क्राइब करता है कि दिस इज़ व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी, है ना। Yeah. अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आप बार बार बोल रहे हो कि ऐड अगर अच्छी हुई तो, अब ये अच्छी ऐड और बुरी ऐड क्या है? सो बेसिकली आप ना, क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि गंदी से गंदी ऐड भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिया। अब गंदी ऐड क्या है? गंदी ऐड जैसे कि हो गया ग्राफिक अच्छा नहीं है, ठीक मतलब है। बिल्कुल लो क्वालिटी का। एक आप कह लो कि फ्रेशर ने, किसी ने ऐसी कंपनी में बैठा हुआ पर्सन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उसने ग्राफिक बनाया ओ। और डाल दिया। हाँ। पर अगर टारगेटिंग अच्छी हो रखी है तो वो ग्राफिक भी परफॉर्म करेगा। ओके। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा एक सीनियर डेवलपर या सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर से आप करवाते हो वो, और देन उसके बाद वो ग्राफिक परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। तो उसमें क्या है कि टारगेटिंग सही नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट जहाँ पे आप कन्वर्जन चाह रहे हो वहाँ कोई प्रॉब्लम है। ओके। तो वहाँ से क्या है कि आपका ट्रैफिक वेबसाइट पे जा रहा है, तो वेबसाइट की स्पीड भी मैटर करती है कि कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। तभी वो अगर कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आपको विजिट कर रहा हो, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है और वो थोड़ी देर वेट करेगा, 1-2 सेकंड 3 सेकंड वेट करेगा, फिर चला जाएगा, तो वो एग्जिट हो जाएगा, बाउंस रेट हो जाएगा, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस केस में एड्स जो हैं कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, किस लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है और कहाँ आप पिच कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई कंघी है, आप गंजों को बेच रहे हो तो वो चलेगा नहीं। वहीं अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट है, वो अगर जो जो यूज़र को चाहिए उससे रिलेटेड हो, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, तो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। गॉट दैट। तो अभी आपने कहा कि कई बार वेबसाइट में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आपने एज अ डिजिटल मार्केटर ये पूरे का पूरा नेटवर्किंग कर दी है, पूरी एड्स चला दी है, सब टारगेट मार्केट भी डिफाइन कर दिया है, ग्राफिक्स भी बना दी हैं, ऐड भी अच्छी चल रही है, मगर क्योंकि वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो फाइनल कन्वर्जन नहीं हो रहा। तो वेबसाइट में यूजुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो वेबसाइट में बेसिकली एक तो लोडिंग टाइम सबसे बड़ा इशू रहता है। जी। कि जैसे कि हमने एड्स चलाई, एड्स पे पर्सन ने क्लिक भी किया, जो यूज़र इंटरेस्टेड है उसको हमारी ऐड इंटरेस्टिंग लगी, वो इंटरेस्टेड भी है और चाहता है हमारे बारे में पढ़ना। करेक्ट। एंड देन वो सडनली वेबसाइट पे विजिट करता है और लोड नहीं होती है, तो वहाँ से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ओके। तो क्विकली लोड होनी चाहिए, एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक फिर ये है कि यूज़र को ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं करवानी है आपने। जी। अगर वो पेज पे आया है तो आपको जो ऐड दिख के आया है वही चीज़ सामने होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। जी। तो उस केस में क्या रहता है कि यूज़र का इंटेंट है ना और स्ट्रांग होता है कि बाय करने का, कि मैं ये वेब ऐड देखी और मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो ये यही है। Correct. देन उसके बाद वो अपना जो भी उसका रिसर्च का अप्रोच है कि वो पहले देखेगा प्रोडक्ट कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल है, क्या कलर्स में अवेलेबल है, क्या फैब्रिक है, क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद डिलीवरी पे आएगा कि डिलीवरी में आप क्या क्या दे, कितने टाइम की डिलीवरी दे रहे हो, उस पर कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं है। एंड देन ऑल्सो कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हो या कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख के वो एक जर्नी उसकी डिफाइन हो जाती है। जी। तो देन उसके बाद उसका जो इंटेंट है ना वो और स्ट्रांग होता जाता है, सो दैट दैट पर्सन कैन बाय फ्रॉम दैट वेबसाइट। करेक्ट। तो वो चीज़ हमें देखनी है कि हम जब भी प्रोडक्ट पेज बनाते हैं तो उस पर वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को हो, ताकि उसकी जर्नी जो है यूज़र की वो अच्छी रहे और एंड में जाके वो कन्वर्जन उसका आए। ओके। तो ये जो जर्नी आपने बताई मुझे, इसके अंदर अभी कुछ वेबसाइट्स पे मैं गया जहाँ पर जब तुम उस पेज पे जाते हो तो उसके नीचे कुछ ना कुछ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे जिन्होंने उस तरह के गारमेंट को पहन के दिखाया था,
एंड इवन दोज थिंग्स आर अटैच टू दैट पेज. तो जब मैं नीचे गया और फिर मैंने देखा कि हाँ ये लोग पहन रहे हैं, और उसमें से कुछ सेलेब्स भी थे, नॉट सेलेब्स बट इन्फ्लुएंसर्स भी थे, तो मेरा उसके ऊपर विश्वास थोड़ा सा और बढ़ा. तो क्या इस तरह के वेबसाइट्स आप बनाते हैं लोग? हाँ, बेसिकली हम जो वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज है ना, उस पे ये एक है ना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, टेस्टिमोनियल्स. जी. तो टेस्टिमोनियल्स अगर आपके ग्राफिक्स हैं या यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी को आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, उसे अनबॉक्सिंग करी, Correct. दिखाया और उसको पहन के दिखाया, करेक्ट. तो अगर कोई नया पर्सन है वो आएगा, सबसे पहले वो इमेज में उसको प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा. करेक्ट. वही वीडियो अगर हम डालेंगे तो उसको वो प्रोडक्ट समझ आएगा कि प्रोडक्ट क्या है, उसका फैब्रिक क्या है. अगर कोई पहन के दिखा रहा है तो कैसा लग रहा है उसके ऊपर, वो ऑनलाइन उसको नहीं मिलता है कि वो जी. पहन के कैसा लगेगा, उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से कैसा रहेगा. करेक्ट. शायद वो किसी मॉडल पे तो देख ही रहा है, मॉडल पे देख रहा है, मगर वो एक इंसान के ऊपर कि हाँ कैसा लगेगा हाँ, शायद. हाँ. तो वो रिलेट करता है उस चीज़ को जी. कि हाँ मेरी बॉडी टाइप ऐसा है और ये प्रोडक्ट जो आया ये रियल में ऐसा दिखता है, तो मेरे को अगर अच्छा लग रहा है तो आई विल बाय इट. करेक्ट. तो वो एक है ना स्ट्रॉन्ग मतलब मैसेज आप कन्वे करते हो यूज़र को, क्योंकि जब टेस्टिमोनियल्स आप डालते हो और रिव्यूज़ डालते हो यूज़र के, तो एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपको प्रोडक्ट को लेके, आपके ब्रांड को लेके. आपके लिए जो नए यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करने में. ओके. तो एक बात मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि एक तो वेबसाइट बहुत इजीली ओपन होनी चाहिए, बहुत रैपिड ओपनिंग होनी चाहिए. अब आप उसके ऊपर वीडियोस भी डाल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, फिर कैसे आप इंश्योर कैसे करते हैं कि इतना कुछ डाल दिया आपने उस पेज के ऊपर और फिर भी वो एकदम से खुल जा रहा है? तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप थॉटफुली डालते हो चीज़ें, कि कुछ चीज़ें हैं आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो, तो उसमें आपकी वेबसाइट पे लोड नहीं पड़ेगा. अच्छा. वो यूट्यूब पे आपकी बफर होगी, उसी पे चलेगी. ओके. ओके. उस पे आपका लोड नहीं पड़ेगा. पर अगर आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे खुद के वीडियो डालोगे तो वो लोड पड़ेगा, वो लोडिंग स्पीड उसकी इंक्रीज़ होएगी. और वो चीज़ हम नहीं करते हैं. बेसिकली जो भी आप देखते हो, इंस्टाग्राम का भी आपने बताया, तो इंस्टाग्राम से भी वो फीड जो है ना वो फैच कर ली जाती है वेबसाइट में दिखाने के लिए. तो अच्छा. वो वेबसाइट पे लोड नहीं होती है, वो वहाँ से उसका सोर्स इंस्टाग्राम होता है, बट हमने एक विंडो दे दी होती है ताकि वो वहाँ पे दिख सके. अच्छा, फीड को आपने सोर्स कर लिया, इसका क्या मतलब था? फीड को सोर्स मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ कहीं से लेते हो ना, लिंक लेते हो, तो वो चीज़ हमने लिंक लिया, उसको वेबसाइट पे डाला, और वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप वो दिखा सकते हो. करेक्ट. हाँ, कि अपनी वीडियो को, जैसे कि यूट्यूब का आप देखते हो एक एम्बेडेड लिंक आता है, एम्बेडेड लिंक आप डाल सकते हो. करेक्ट. तो वो यूट्यूब पे ही प्ले होगा, पर जो भी उसका इंटरफेस होगा, यूआई होगा, वो यूट्यूब वाला होगा, आपकी वेबसाइट पे दिखेगा. ठीक तो है. बेसिकली वो एम्बेड करना आपकी वेबसाइट में, दैट इज़ कॉल्ड सोर्सिंग, फीड फीड सोर्सिंग. इससे वेबसाइट भारी नहीं हो रही है, नहीं, मगर वेबसाइट पे सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, और वो भी अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है, वो क्योंकि अच्छी अगर quality क्वालिटी में कम दिख रहा करते जाओगे तो वो इम्पैक्ट आएगा नहीं. इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. सो और दोबारा से पूछ रहा हूँ, आइडियल डिजिटल मार्केटिंग का बजट आपको क्या लगता है फॉर अ स्टार्टर ब्रांड, फैशन स्टार्टर, जो आपने जिनके साथ काम भी किया, और किस तरह का बजट आपको लग रहा है कि दैट वर्क्स? सो आई थिंक मिनिमम 50,000 अगर यू हैव टू इन्वेस्ट, क्योंकि देखो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. करेक्ट. अगर कोई 100-200 रुपए की चीज़ है तो आई विल नॉट प्रेफर कि भैया तुम 50-60 हज़ार रुपये खर्च करो. करेक्ट. पर वहीं अगर आपका 5,000 का कोई चीज़ें हैं तो विल प्रेफर कि आप खर्च करो उतना, क्योंकि आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, अगर एक प्रोडक्ट खरीदेंगे करेक्ट. तो आपका अगर 10 प्रोडक्ट बिक गए, आपके 50,000 तो वापस आ गए ना. करेक्ट. वहीं अगर आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट है 500, तो आपको 20 बेचनी पड़ेंगे या 50 बेचने पड़ेंगे, तब जाके वो आएगा. करेक्ट. तो इस केस में हम क्या है ना, बजट को ऑप्टिमाइज करते हैं, कि हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपके पास इतना है, इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट, करेक्ट. देन ये अमाउंट आपको ये रिजल्ट लाके दे सकता है. ठीक है. ठीक है. सो बजट इज केस डिपेंडेंट. केस डिपेंडेंट. ओके. ठीक है. ओके. एंड जैसे कई बार हम लोग, जैसे आपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन तो आपने बता ही दिया है, ये टारगेटिंग द राइट ऑडियंस, ये भी आपने कहा कि कई बार एक बेकार एड, मगर उसका टारगेट ऑडियंस ऐसा था कि वो उसके साथ चला गया, और कई बार एक अच्छा ऐड मगर टारगेट ऑडियंस नहीं था तो वो नहीं चला. तो ये टारगेट ऑडियंस को
आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सो सिंपल तरीका यही है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो कुछ लोगों को दिमाग में रख के बनाते हो ना, बिल्कुल कि इन टाइप के लोग ये मेरे कस्टमर होंगे। तो वही कस्टमर के क्या ट्रेट्स हैं, करेक्ट क्या इंटरेस्ट हैं और क्या प्रोफाइल पे हैं, उनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर कितनी है, करेक्ट उस बेसिस पे आप टारगेटिंग करते हो। और दूसरा ज्योग्राफी, अगर आप फिजिकल स्टोर्स हैं तो आप अपनी ज्योग्राफी में कितने किलोमीटर्स तक आप उनको वो एड्स दिखाना चाहते हो, उनको टारगेट करना चाहते हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी एड्स में है। सो मेरा जो क्लाइंट है वो तो इंडिया के हर एक स्टेट में है, ठीक है। मुझे एक टी शर्ट बेचनी है 500 रुपये की, और वो क्लाइंट इंडिया में हर जगह पर है। तो वो जो 500 रुपये वाला क्लाइंट की वो टी शर्ट के अंदर उसको वैल्यू दिखाई दे, उसके पीछे का प्रोसेस आपका क्या होगा कि मैं उसी तक पहुंच रही है मेरी ऐड? ओके, सो सपोज करो कि वो 500 रुपये वाला पर्सन है, वो टी शर्ट खरीदा है। तो वो टी शर्ट खरीदने की कुछ ना कुछ उसके वो होंगे ना, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ बिहेवियर्स होंगे। करेक्ट, तो उस बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। ठीक जैसे है, कि वो टी शर्ट है वो किस एज ग्रुप के लिए है। ठीक है। वो यूथ के सपोज लिए है, हाँ, हाँ, यूथ के कॉलेज लिए, गोइंग, यूथ कॉलेज, कॉलेज गोइंग है तो आपको लगा लो कि 18 से आप 25 तक के एज का एक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, यूथ आ गया आपका। देन उसके बाद वो टी शर्ट किस टाइप के लोग ज़्यादा पहनते हैं, कॉलेज गोइंग तो है ही, वो किस टाइप के लोग, मतलब कौन सी ओकेजन पे ज़्यादा पहनते हैं, कैजुअल पहनते हैं, कैजुअल के लिए, हाँ, कैजुअल के पहनते हैं। तो उस हिसाब से आप उनके इंटरेस्ट, बेसिकली वो जो पर्सन है वो टी शर्ट कौन कौन सी ब्रांड्स से खरीद सकता है, जी, क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो अगर वो कुछ ब्रांड्स को हम पर्टिकुलरली टारगेट की, हम इस पर्टिकुलर ब्रांड्स को के टी शर्ट पहनते हैं या इस ब्रांड्स, तो उससे हमें इंटेंट पता चलता है जी, कि ये यूज़र है, इसके एज देखो, सोशल मीडिया है, उसके पास हमारा सारा डाटा है। सो दे नो अबाउट आवर सेल्व्स कि हमारी एज क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है। अगर हम कोई फीड पे कोई टी शर्ट वाला कोई ऐड आया, उसको हमने लाइक कर दिया, या कोई इन्फ्लुएंसर है उसने टी शर्ट डाल के देखी और हमने वो वीडियो लाइक कर दी, तो इसका इंटेंट बताया कि उसको वो टी शर्ट पसंद आ रही है। करेक्ट, तो दैट पर्सन माइट बाय टी शर्ट इन फ्यूचर फ्रॉम अस। तो वो हमारे एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो गया। तो करेक्ट, ऐसे हम टारगेटिंग करते हैं। गॉट दैट। सो तो जो आपने बोला ना कि उसमें कि आप ऑडियंस कैसे डिफाइन करते हो, तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस को डिफाइन करती हैं। तो ये हमें, एक कॉलेज हो गया, आपने बोला हाँ, कॉलेज में कौन या, कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस के नाम आ गए। हाँ, सारे कॉलेजेस के पेज होते हैं वेबसाइट पे, करेक्ट, और करेक्ट, वेबसाइट पे कह रहे हो, आप कह रहे हो सो उस पे कह लो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे, और फिर उनका क्या कहते हैं, यूथ एक्टिविटीज़ भी होती हैं कॉलेज हाँ, में, हाँ, हाँ, वो हाँ, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। करेक्ट, चाहे वो सारी चीज़ें आप है ना, एक बिहेवियर और ट्रेड्स एक पर्सन के, एक जनरल, मतलब आप किसी को वो नहीं कर रहे हो, बट आप एक अपने लिए एक बायर का पर्सोना बना रहे हो ठीक है। कि वो मेरा बायर बायर इस पर्सोना, टाइम। हाँ, तो ये सब कुछ हम फीड कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया ये में, सब हम कर सकते और वो उन्हीं लोगों को दिखाया हैं, जाएगा। उन्हीं लोगों को दिखाएं। ओके, सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल जिसमें मार्केटिंग हर किसी को दिखाई हर देता किसी था। को दिखाया जाता है। जैसे कि आप टीवी टीवी में टीवी तो, वाली एड्स हैं, वो तो हर किसी को दिखाई दे करेक्ट, सकती हैं। करेक्ट, उसमें आपका कोई एक पर्टिकुलर एज वो नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, वो छोटे बच्चे को भी दिखेगी, बड़े से बड़े इंसान को भी दिखेगी वो। करेक्ट, वहीं सोशल मीडिया पे आप टारगेट कर सकते हो कि मेरी एड जो है 18+ वालों को दिखनी चाहिए, और 44 से नीचे वालों को दिखनी चाहिए। 44 के ऊपर लोग मेरे टारगेट ऑडियंस में नहीं है। मेरी टारगेट ऑडियंस का जो एज ब्रैकेट है वो ये है, 18 से 44 के बीच में। तो ठीक है, 18 से 44 के बीच में जो जो मेरे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, मैं उसका हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी ब्रांड है, इफ़ अगर नई भी है, और दे मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस, तभी हाँ, उन्होंने ब्रांड शुरू करी है। करेक्ट, दे मस्ट हैव कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट लेकर आया है, तो उनके कुछ थॉट प्रोसेस होगा कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा बिकेगा, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इसलिए मैं ये वाला प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसको बेच के करेक्ट, प्रॉफिट कमा सकूँ। करेक्ट, तो उस केस में कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस भी उसकी ऑडियंस को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो यू एज अ डिजिटल मार्केटर, आप ये पूरी बात करते हो अपने क्लाइंट के साथ, सो दैट यू गिव देम अ होलिस्टिक सर्विस। बेसिकली जैसे कि क्लाइंट, पहली मीटिंग में हम ये सब डिस्कस नहीं करते हैं जी, हम, क्योंकि क्लाइंट को पहले है ना हमें जज करना होता है। ठीक तो है, वो जज कर रहा है हमें हमारे काम की वजह से, या हम कितने अच्छे से उनको आंसर कर पा रहे हैं, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। देन ओनली दे विल कम फॉर सेकेंड टाइम।
गॉट दैट। तो जब हमें लगता है कि क्लाइंट इज सेटिस्फाई विद आवर आंसर्स, क्लाइंट इज सेटिस्फाई कि नाउ वी कैन ऑन बोर्ड दैट क्लाइंट, उस केस में हम प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट की, जैसे सोशल मीडिया चलाना है उनको, उनका वेबसाइट बनानी है, या फिर क्या कहते हैं एड्स वगैरह रन करानी है, या एसईओ कराना है, तो ये सारी चीज़ें हम पूरी रिक्वायरमेंट लेने के बाद देन ओनली वील, क्योंकि एसईओ के हिसाब से हमारी टारगेट ऑडियंस अलग है, एड्स के हिसाब से हमारी टारगेट ऑडियंस अलग है, तो उस हिसाब से कंटेंट भी अलग अलग होगा। एसईओ का कंटेंट, क्योंकि ब्लॉग्स ज़्यादा, एसईओ के हिसाब से तुम्हारी टारगेट ऑडियंस ही अलग है। हाँ मतलब टारगेट ऑडियंस वही है, टारगेट ऑडियंस वही है, पर एसईओ में जैसे है ना कि आप बेसिकली आप शो कर रहे हो अपने उसको, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी वेबसाइट कितनी इजीली दिख रही है गूगल पे, तो उस केस में फिर आप है ना उसी तरीके का कंटेंट बनाओगे। जैसे कि आजकल आप देखोगे कि जो ओवर साइज टी शर्ट का कल्चर दोबारा से आ गया, करेक्ट। तो ओवर साइज टी शर्ट वाली ऑडियंस कौन है, मतलब अभी तो जनरल है, एसईओ में हम जनरल रखते हैं सारी चीज़ें, तो वो बेसिकली ब्लॉग्स के थ्रू टारगेट करते हैं, हमारे स्टाइलिंग टिप्स के थ्रू, या करंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसके इन्फॉर्मेशन दे रहे होते, तो ऐसे हम टारगेट करते हैं लोगों को। ठीक है, और उससे आपकी वेबसाइट का एसईओ बेटर होता बेटर होता है, क्योंकि जितना हमारा वेबसाइट का रैंक अच्छा होगा गूगल पे, उतना हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे, या फर्स्ट 3 रिजल्ट में, या फर्स्ट 5 रिजल्ट्स में हमारा वेबसाइट शो करें, तो उसके लिए पूरा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हो तभी आपने उसकी फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें सोची हुई है कि इस तरह से ही बननी चाहिए वेबसाइट। अगर इसमें से कुछ चीज़ें नहीं रही तो फिर वो एसईओ करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कई बार क्लाइंट होते हैं बेसिकली उनको वेबसाइट में हम पहले ना दिखाते हैं कि ये चीज़ रहेगा, उनको समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें रहेंगी, फिर क्लाइंट की कोई नई क्वेरी आती है कि भैया मेरे पहले उसने क्या कि मेरे को सिर्फ वुमेन्स के क्लोथिंग करनी है, करेक्ट, सडनली आफ्टर सम टाइम लाइक 1 और 2 मंथ्स के बाद वो कहते हैं कि हमें मेंस की भी करनी है। करेक्ट, तो उस हिसाब से अभी तक हमारा जो फोकस था वो वुमेन ओरिएंटेड चीज़ों पे था कि उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं वो, तो उस हिसाब से हमारी टारगेटिंग भी चेंज होएगी, फिर वो सारी चीज़ें वेबसाइट में फिर वो उस तरीके का कंटेंट डालना शुरू होगा। अदरवाइज गूगल क्या है, अगर गूगल पे डालेंगे वुमेन क्लोथिंग ब्रांड इन इंडिया या गूगल क्लोथिंग ब्रांड इन दिल्ली, तो ऐसे करके जो फर्स्ट 5 पेजेस दिखाएगा उस पर दिखाएगा, पर वहीं अगर हम क्या कहते हैं उस पर डालेंगे मेंस क्लोथिंग ब्रांड, तो हमारी वेबसाइट नहीं शो करेगा, क्योंकि गूगल ने तो लिस्ट कर दिया ना हमें कि वुमेन क्लोथिंग ब्रांड इन दिल्ली, तो ये वाली वेबसाइट पे वुमेन क्लोथिंग होती है। अच्छा, तो गूगल आपकी वेबसाइट को कहीं लिस्ट कर रहा है कि जैसे ये सर्च किया जाए तो मैं सबसे पहले ये वेबसाइट दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। हाँ, सर्च इंजन पे तो देखो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में आप देखो वॉइस सर्च कर लो, या फिर क्या कहते हैं अगर आप लैपटॉप पे हो या डेस्कटॉप पे हो उस पे भी आप सर्च करते हो, तो सर्च इंजन तो आप खोलते हो तो सर्च इंजन तो रहेगा ही। करेक्ट, और आजकल जो क्या कहते हैं ट्रेंड है वो सबसे पहले आप है ना कुछ भी चीज़ें सबसे पहले सर्च करते हो कि ये है क्या चीज़। करेक्ट, या अगर मैं भी कोई कहीं मेरे को जाना है तो सबसे पहले आई विल डू अ सर्च कि मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ क्या क्या चीज़ें क्या नज़दीक रहेगा वो नहीं। सो वो सारी चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं हेल्प करती हैं अगर हमारा कंटेंट उसके अराउंड है। तो जैसे कि किसी की यूज़र क्वेरी है, तो जैसे करोल बाग की मार्केट बहुत पॉपुलर है, करेक्ट, तो जैसे कि जितने अभी वेडिंग से रिलेटेड लोग होते हैं ज़्यादातर लोग करोल बाग से खरीदते हैं या चांदनी चौक से खरीदते हैं। हाँ, तो वो आप अगर सर्च पे जैसे सर्च इंजन पे टाइप करोगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सी दिल्ली में कौन कौन सी मार्केट हैं जो वेडिंग के क्लोथिंग के लिए बेस्ट हैं। तो उसमें आपको लिस्ट दिखा देगा पूरी। गॉट दैट। तो और ये जो एसईओ है क्या ये ऑर्गेनिकली बड़ा होता है या इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये ऑर्गेनिकली होता है, ओवर द पीरियड ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपडेट होता है, इंक्रीज होती है आपकी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है जहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ बोल रहा है कि आप फ्री में ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, और उस इन्फ्लुएंसर के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेट्स से ध्रुव राठी, उसने कहा कि एक पीडीएफ है जिसके अंदर आप फ्री में सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें वो डाउनलोड कर सकते हो। अब वो 10 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं ध्रुव राठी को, उसमें से कुछ परसेंटेज
उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट पे गया, तो गूगल को पता चला कि यार एकदम से एक वेबसाइट के ऊपर मान लो 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो इस तरह से क्या वो इन्फ्लुएंसर कंट्रोल नहीं कर सकता एक वेबसाइट पे कुछ फ्री चीज़ें दे के या लोगों को बार बार बुला के? नहीं, ये चीज़ नहीं है। क्या है ना, गूगल मतलब बेसिकली सर्च इंजन के बोट्स होते हैं, क्राउलर्स होते हैं। ठीक है। तो वो एवरी टाइम आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट का फ्रेशनेस चेक करेंगे जी। कि आपका कंटेंट कितना फ्रेश है, उस हिसाब से आपको रैंकिंग देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई पर्सन जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, तो वो थोड़े टाइम के लिए उस वेबसाइट को पॉपुलर कर सकता है करेक्ट। क्योंकि लोग आ रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं, वो थोड़े टाइम बाद वो डिके हो जाएगी वेबसाइट। अच्छा, तो डीके हो हाँ, जाएगी। डिके हो जाएगी। वो उस टाइम पे फ्रेश है, हाँ। गूगल ने बोला हाँ इस पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, करेक्ट। तो मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ कि जब भी क्योंकि कोई भी आएगा तो सबसे सपोज यू आर सेइंग कि पीडीएफ डाउनलोड फॉर सोशल मीडिया। करेक्ट। अब पीडीएफ डाउनलोड सोशल मीडिया अगर कोई सर्च इंजन पे करेगा तो उसमें क्या है, बहुत सारे लिंक्स ऑलरेडी आएंगे। वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो ध्रुव राठी के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, हाँ, और 10 करोड़ में से 1 करोड़ बंदे ने वो उसको दबाया है, वो सारे के सारे वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, ये नहीं कि सर्च के थ्रू जा रहे हैं। तो जिस तरह से वो वेबसाइट पे गए, तो क्या ये गूगल को भी पता चल गया है कि इतने लोग इस वेबसाइट पे आए? हाँ, तो गूगल क्या है ना, गूगल ना अलग अलग ट्रैफिक सोर्सेज होती हैं। अच्छा। गूगल ऐसे जैसे कि ये जो इसमें आएगा ये डायरेक्ट ट्रैफिक में आएगा। करेक्ट। डायरेक्ट ट्रैफिक मीन्स यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द वेबसाइट, आप सर्च इंजन पे नहीं आ रहे हो, सीधा वेबसाइट पे आ ठीक रहे है। हो, तो वो चीज़ रहेगी। पर वहीं रेफरर जैसे रहता है कि आप सर्च इंजन पे रेफर करके आते हो, तो वो रेफरर ट्रैफिक रहता है, जी। तो वो तो सर्च इंजन रहता है। हाँ, पर जो आप कह रहे हो वो आएगा डायरेक्ट ट्रैफिक में। पर गूगल को पता होगा ये। हाँ, ये उसको पता होगा कि ये डायरेक्ट में, पर उसको वो सर्च में नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्ट में दिखाएगा उसको। अच्छा, ठीक है। हाँ, पर अगर कोई सर्च करेगा, अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सो मैनी टाइम्स डाला गया है, हाँ हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सर्च इंजन में कहीं ना कहीं शो करेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट की आपने एसईओ अच्छी कर ली, रैंक फर्स्ट कर ली, अब गूगल हर दिन कुछ दिनों बाद उस वेबसाइट को देखता है कि अब अगर उसका फ्रेश कंटेंट नहीं है तो वो उसको नीचे भी लेके जा सकता नीचे है, भी लेके जाए, क्योंकि कई ऐसी वेबसाइट है जो हमेशा सबसे टॉप पे ही आती है, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस। वो कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं अपनी ओके। सो बेसिकली ये ना एक चेन है पूरी। हम्म। तो जब जब भी आप कंटेंट डालते हो ना, तो सबसे पहले जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, सबसे पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो होती है। करेक्ट। पर वही मैंने अगर कोई इन्फॉर्मेशन 2020 में डाली है पर अभी वो 2024 में रिलेवेंट नहीं है, जी। तो वो उसको ऊपर नहीं दिखाएगा, जो उसी को ऊपर दिखाएगा जो क्या कहते हैं अभी भी रिलेवेंट है। हाँ, ओके ओके सो रिलेवेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके। सो रिलेवेंसी कैसे कर सकते हो? रिलेवेंसी आप कंटेंट को फ्रेश कर सकते हो, या जो जो लोग कीवर्ड डाल रहे हैं वो कीवर्ड के हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वेबसाइट करेक्ट पे, करेक्ट। देन इट इज़ रिलेवेंट। तो वो क्या कहेगा, उसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन जो है ना उसको टारगेट करेगा कि दिस कीवर्ड इज़ रिलेवेंट, एंड फॉर दिस रिलेवेंसी दिस कीवर्ड आई हैव दिस नंबर ऑफ लिंक्स। तो उसमें से आपको वो लिंक्स जो आपके बेस्ट हैं, जैसे कि किसी की हेडिंग अच्छी हो, हेडिंग में प्रॉपरली वो पूरा एक कीवर्ड आ रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वो पूरा कीवर्ड आ रहा है, या उसके बाद जो क्या कहते हैं आप साइट लिंक्स होते हैं उसमें उसमें वो दिखा रहा है, तो वो बेसिकली उसी को ऊपर करता है जिसमें क्या कहते हैं जो कीवर्ड के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है ठीक तो है। इसलिए एसईओ का पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है। क्योंकि आई हैव सीन कि कुछ ब्रांड बिल्कुल फ्रेश हैं, उनका एसईओ हमने किया, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हम रेगुलरली एसईओ किया, और इनिशियली वी वर नॉट इन फर्स्ट 100 पेजेस, हर एक पेज पे 10 लिंक होते हैं। करेक्ट। तो 100 पेजेस में यू कैन सी 100 लिंक्स, करेक्ट मतलब 100 लिंक्स भी नहीं, मतलब 1000-1 लाख लिंक्स, उसमें हम कहीं भी रैंक नहीं कर रहे थे। करेक्ट। बट वी कीप ऑन पुटिंग अप इंफॉर्मेशन, कीप ऑन पुटिंग अ रिलेवेंट कंटेंट ऑन आवर वेबसाइट, तो गूगल का वो पीछे से खींच के उसको लेके हमारे उस पर शो करेगा। सो देयर विल बी अ टाइम दैट योर कंटेंट विल बी शोकेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। ओके और ओके। जब आपका फर्स्ट पेज या सेकंड पेज या थर्ड पेज या फिफ्थ पेज पे आ जाता है,
विच मीन्स का आपके जो SEO एफर्ट्स हैं ना वो फ्रूटफुल हो रहे हैं और Got इट इज़ that. शोइंग रिजल्ट्स टू यू। Got that. Got तो that. वो कीप ऑन, मतलब आप अगर वहाँ पे आ गए एक बार आप शांत हो गए देन इट विल मतलब वापस पीछे वो चला पीछे चला जाएगा, बट यू जाएगा। हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग ओके। सो कंटिन्यूस सर्कल है ये। हाँ कंटिन्यूस। सो यू नीड टू बी बिकॉज एवरी यू कैन से कि सर्च इंजन अपनी अपडेट्स लेकर आते हैं, एल्गोरिदम की अपडेट्स लेकर आते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से दे ऑल्सो नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स, एल्गोरिदम को अपग्रेड करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा को फर्स्ट पेज पे बहुत अच्छा रैंक कर रहा है, एल्गोरिदम का अपडेट आया, हम कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में हमारे एफर्ट्स तो गए, समझ गया हमारे एफर्ट्स तो गए, बट आप अगर एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करोगे जी। देन यू विल आइडेंटिफाई कि कहाँ हम मिसिंग है, क्या मिसिंग गैप, क्या गैप्स हैं उसमें। इफ़ यू कैन फुलफिल दोज गैप, मतलब उनको फिल कर दोगे देन इट विल ऑटोमेटिकली आपकी अपग्रेड के बाद भी, अपडेट के बाद भी इट विल स्टार्ट शोइंग। ओके, तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ स्टडी करनी पड़ती है, सो Yes. दैट ये जो नए एल्गोरिदम्स आ गए उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट आपने इतनी मुश्किल से ऊपर लेके आए थे वो पुराने वापस चली गई। सो वी नीड टू कीप ऑन अपग्रेडिंग अवर सेल्फ। Got तो that. हमें अपने आप को डेली बेसिस पे अगर कोई अपडेट आया तो सबसे पहले वी नीड टू रीड दैट होल डॉक्यूमेंट कि क्या अपडेट आया है। सो देन उसके हिसाब से हमारे क्लाइंट्स का कहाँ कहाँ पे अफेक्ट हुआ होगा, देन वी नीड टू चेक, थॉरोली चेक दोज थिंग्स कि इस अपडेट से हमारा क्या अफेक्ट तो नहीं पड़ा। अगर अफेक्ट नहीं पड़ा विच मीन्स कि हमारा एफर्ट्स जो हैं वो उस टाइम पे जो हमने किए थे वो बेस्ट थे। दैट इज़ वाई इट इज़ जो अपडेट हुआ है उसके बाद भी वो एफर्ट उसमें इंक्लूडेड हैं। Got that. बट समटाइम्स कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, देन उसके बाद यू नीड टू इंक्लूड दोज थिंग्स। तभी सर्च इंजन को पता चलेगा ना कि ये कंटेंट ये है, क्योंकि सर्च इंजन की आप मेमोरी, इफ़ यू कैन से कि मेमोरी बहुत बड़ी है, बट फ्रेशनेस रिलेवेंसी अगर नहीं है तो आप कह लो कि उतना जल्दी वो शो नहीं करेगा। Got तो that. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो SEO में मेरे को लगती है कि हमें कंटिन्यूसली जो ये प्रोसेस, इसमें ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वी नीड टू बी थोड़ा सा पेशेंट इनफ कि जो रिज़ल्ट है ना वो ऑटोमेटिकली आए। क्योंकि कल को आप अगर 2-3 साल बाद सपोज करो आपके पास पैसे ख़त्म हो गए एड्स रन करने के लिए, पर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी SEO में, तो वो तो आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। अच्छा, ओके, ओ इसलिए एसईओ पे वर्क करना इसलिए चाहिए SEO पे वर्क कि करना एट जरूरी एट है। सम पॉइंट आपका एड का बजट कम होता जाए क्योंकि आपने एसईओ को खड़ा कर लिया। गॉट क्योंकि दैट। देर विल बी सम लिमिट कि हमारी करेक्ट। मार्केटिंग एड्स में स्पेंड करने की एक रीच होगी कि हम इतने तक ही खर्च कर पाएंगे। अगर वी आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट तो हम कहाँ से ला के डालेंगे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। अदरवाइज विल गो इन डेप्ट, और अदर केस कि हम और ज़्यादा क्या कहते हैं पैसे हैं उसमें इन्फ्यूज़ करें ताकि रिजल्ट लेकर आएँ, गॉट ताकि दैट। इनकम और जनरेट हो सके उसमें। बट इफ़ के अगर है ही नहीं सोर्स तो बट SEO का आपने अगर इफ़ यू डन द इन्वेस्टमेंट दैट इट विल ब्रिंग रिजल्ट इन अ लॉन्ग टर्म। गॉट तो अगर आपके 2-3 साल बाद इफ़ यूर वेबसाइट इज़ डूइंग फाइन, इफ़ यूर URL एवरीथिंग प्रॉपरली चल रही है, बट आपके पास एड्स के पैसे नहीं हैं, बट यू हैव SEO दैट कैन यू कैन से कि ब्रिंगिंग रिजल्ट, तो मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको, अचानक से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे एंड यू फील हैप्पी एंड कि अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आ रहा है अपने आप ही। गॉट दैट। तो वो चीज़ है, तो वो एफर्ट के लिए हम लेके जाते हैं। वी ट्राई टू कन्विंस देम कि आप कंटिन्यू रखो SEO बिकॉज इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अच्छा, यही लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपने शुरू में लॉन्ग कहा टर्म वो ये गोल्स ये है, तो इसलिए SEO जो स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती है। गॉट। तो रवि मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं इवन एसईओ में, तो कोई एक्सपर्ट टिप हो जिससे कि लोग जो अपना एसईओ फॉलो बना रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा बेंचमार्क जिससे कि देयर एसईओ डजंट गो डाउन, क्या होगा वो? सो वट आवर टीम फॉलोज, सो हम है ना अमेजन का बेंचमार्क फॉलो करते हैं। जी। सो वेन एवर यू सी अमेजन पर की वेबसाइट पे उनका प्रोडक्ट, सो आप देखोगे सारी चीज़ें उसमें हैं, मतलब आप एक लंबा सा टाइटल सा देखोगे प्रोडक्ट का, करेक्ट देयर विल बी सम कीवर्ड्स इन इट, और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होगी। करेक्ट। तो बेसिकली जो ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि अमेजन का जो क्या कहते हैं बेंचमार्क है आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि अमेजन है लीडिंग, अगर ई-कॉमर्स में बोलो तो अमेजन इज़ द लीडिंग ब्रांड। यस। तो उससे बेस्ट SEO
तो आई थिंक कोई और नहीं बता पाएगा, ठीक है, अच्छा, तो उसी को फॉलो करना। क्योंकि ई कॉमर्स के हिसाब से हम अपना पर्सनल प्रेफरेंस हमारी रहती है करेक्ट। कि हम अमेजन के बेंचमार्क्स जो हैं या अमेजन का जो तरीका है जी। अपने एसईओ वगैरह करने का, उसको हम ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर वेबसाइट्स एज वेल, आवर क्लाइंट्स वेबसाइट्स एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एल्गो चेंज हुआ और आपको दिखा कि अमेजोन ने कुछ अलग किया है, तो आप इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बेसिकली क्योंकि एल्गोरिदम चेंज हुआ तो टाइटल पे अफेक्ट नहीं करेगा इतना, जी। बट आपके अगर डिस्क्रिप्शन क्या है, एल्गोरिदम की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या क्या उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को शो करेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि विल बी अप टू डेट विद आवर ई कॉमर्स एसईओ, ताकि क्लाइंट्स को अफेक्ट ना हो। जी। तो वो चीज़ रहती है, बाकी जितना जल्द से जल्द होता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, गॉट दैट। सो अभी यू नो सोशल मीडिया पे वापस आते हैं। किसी भी ब्रांड को कैसे पता चलता है कि उसका जो कंटेंट है वो रेजोनेट करेगा उसके क्लाइंट के साथ? सो बेसिकली आप जब भी कोई कंटेंट डालते हो ना, करेक्ट। तो सबसे पहले आप देखते हो कि जैसे कि मैंने बायर पर्सोना बताया, जी। तो मेरा एक बायर पर्सोना है, मेरे बायर पर्सोना में क्या क्या इंटरेस्ट हैं ठीक है। बायर के, वो इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा। हम्म। तो अगर मैं उनके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट बना रहा हूँ और वो रिलेटेबल है, तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं रेसोनेट करेगा, एंड इट विल हैविंग मोर व्यूज़, मोर एंगेजमेंट एज कम्पेयर टू अदर कंटेंट। गॉट दैट, गॉट दैट। और आपको अपना कंटेंट चेक भी करते रहना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा चला, क्या उससे भी कोई लर्निंग होती है? हाँ, उससे लर्निंग होती है। जैसे कि आपने लास्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन कौन सी पोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करी, करेक्ट। आप उनको एनालाइज करो, उसमें आपने क्या चीज़ लिया, मतलब ग्राफिक एक चीज़ हो गई, जी। अगर वीडियो है तो वीडियो किस टाइप की बनी हुई है वो देखना है, देन उसके बाद आपने कम्युनिकेशन क्या रखा है उसमें, वो सारी चीज़ें, एंड उसके बाद आप कितना फ्रिक्वेंटली एंगेज हो, इफ समबडी इज़ कमेंटिंग ऑन योर कंटेंट, तो आप कितना एक्टिवली एंगेज हुए उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, और यू विल सी कि ये वाली मेरी वीडियो ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, ये वाला ऐड मेरा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपको अपने आप पता चलता है। ओके, तो वो जो भी कंटेंट किया है उसको रीड करना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है। और अभी जैसे बोल रहे हैं कि हर कोई रील्स बनाया जा रहा है, हर कोई ब्रांड रील बनाया जा रहा है, तो यू एज एन एक्सपर्ट क्या बोलते हो कि इमेजेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या वीडियोस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, या कैसे बैलेंस करना चाहिए उसको? सो आई थिंक लास्ट ईयर इंस्टाग्राम ने फोकस उनका जो था, उन्होंने दे एक्सेप्टेड कि हमने क्या कहते हैं रील्स वगैरह को ज़्यादा प्रमोट किया है। एक्सेप्टेड। हाँ, दे हैव एक्सेप्टेड। हाँ। सो बिकॉज इंस्टाग्राम का जो ओरिजिन है ना, वो फोटो है। जब आया था इंस्टाग्राम तो वो फोटो से आया था। करेक्ट। तो वो चीज़, उस जो वो पाथ है उनका, उससे क्या कहते हैं वो रील पे अलाइंड हो गए। तो आई थिंक इन 2024 दे ट्राई टू रीशिफ्ट देयर बैलेंस टू, जैसे कि इमेजेस पोस्ट हो गई, क्राउजल पोस्ट हो गई उस पर, क्योंकि उनको पता है कि यूज़र रील्स ही देख रहा है। करेक्ट। वो स्क्रॉल करे जा रहा है, स्क्रॉल करे जा रहा है, स्क्रॉल करे जा रहा है, रील्स ही देख रहा है, वो टिकटॉक जैसे। टिकटॉक जैसे। हाँ। सो बेसिकली दे ट्राई टू रीफोकस्ड ऑन द इमेजेस और कैराउजल पोस्ट, एंड इवन एल्गोरिदम भी उस हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, जी। ताकि आपकी जो इमेज पोस्ट है या कैराउजल पोस्ट है उनको रीच मिले एज कम्पेयर टू आपका रील वाला। और अगर आप ये, अगर इफ़ यू हैव नोटिस समथिंग इन रिसेंट टाइम, लाइक 1.5 मंथ, मैंने अभी नोटिस किया कि नाउ इन रील्स आप है ना स्क्रॉल कर सकते हो, क्राउजल स्क्रॉल कर सकते हो। सो अर्लियर इट वाज नॉट देयर। ओके। तो अर्लियर तो क्या था कि रील थी, हाँ। रील डलती थी, वो चल रही होती थी, हम उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर करेक्ट सकते करेक्ट थे। करेक्ट करेक्ट। बट नाउ रील में आप एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। हाँ। चेंज कर सकते हो उसमें। ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, कि अभी एक नई कुछ चीज़ निकल के आई है। आई थिंक इट मस्ट बी इन डेवलपिंग स्टेज, तो कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही होगी जी। कि हाउ दे कैन मेक कैराउजल्स मोर इंटरेस्टिंग, सो दैट यूजर्स कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद दैट। क्योंकि रील में क्या है, 2 चीज़ें होंगी, या तो लाइक होगा या व्यूज़ मिलेंगे, सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। करेक्ट। और क्राउजल में क्या है कि आपका व्यूज़ तो मिल ही रहे हैं, हाँ। देन उसके बाद लाइक भी मिल रहा है, थर्ड एंगेजमेंट होगी वो स्वाइप।
अच्छा, अगर आप स्वाइप कर रहे हो तो वो थर्ड फोर एंगेजमेंट, तो इससे क्या एंगेजमेंट रेट इंक्रीज होगा। वेट, तो अगर आप एक कराउजल पोस्ट में अपनी 5 पिक्चर्स डालते हो एंड देन आई सी वन पिक्चर एंड देन आई सी अनदर, तो उसमें आपको क्या से मतलब फ़ायदा हुआ? उसमें ये है कि जैसे कि आप कभी भी शायद आपने भी नोटिस किया होगा, व्हेन यू सी क्राउजल पोस्ट, फर्स्ट आपने इमेज देख ली, आफ्टर सम टाइम स्क्रॉलिंग करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, फीड नीचे चली जाती है। क्या पर करेक्ट? अगर क्राउजल पोस्ट है तो उसकी सेकंड इमेज आपको दिखाई देगी, अनटिल अनलेस आपने वो देखी ना हो। हाँ। तो अगर आपने वो देख ली तो उसके बाद जो थर्ड इमेज होगी वो आपको दिखाई देगी, वो नीचे नहीं ओह जाएगी। अच्छा, ओके। तो ये चीज़ जो है ये आपको रील में नहीं मिलेगी। रील एक बार देख ली वो नीचे चली गई, फिर उसके बाद वो दोबारा एंगेज नहीं होगा यूज़र। गॉट दैट, बट क्राउजल में री एंगेजमेंट ज़्यादा हो रहा है। ओके। तो अभी देर जो रील का भी है, तो एक और ऑप्शन उन्होंने दिया है कि रील्स में भी उन्होंने जैसे कि ऑप्शन डाल दिया है कि कितने उन्होंने दोबारा देखी है रील, तो वो चीज़ भी है। ओके, गॉट दैट। यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि मुझे, चलिए फ़ोन चला ही गया। ठीक है, मत कर, वो टाइम लिख लो। सो रवि, मुझे एक बात और बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग, मतलब हर इंस्टाग्राम टीच करने वाला अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बता रहे हैं। आपके हिसाब से कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो कंटेंट ऑडियंस जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए, उसके हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पोस्टिंग की? सो अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सबकी अपनी अभी पर्सनल रहता है। जी। तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि डेली एक पोस्ट डालें, और डेली वो पोस्ट डालना, पर वो पोस्ट कितनी एंगेजिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग है, वो उनके लिए वो टास्क होता है ठीक कि है। उसको बनाने के लिए। बट समटाइम्स लाइक थ्राइस अ वीक और 4 टाइम्स अ वीक, आई फील कि वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपका इंस्टाग्राम को आपकी प्रोफाइल पे डालने के लिए। जी। तो उस केस में आप क्योंकि देखो जितने क्रिएटर्स हैं ऑनलाइन, उनकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि उनके अकाउंट पे कैसा परफॉर्म किया। करेक्ट। वो भी टेस्ट करते हैं कि हमने रोज़ डाल के देख लिया, हमने 2 डाल के देख लिया, हमने 3 डाल के देख लिया, हमने 4 डाल के देख लिया, देन दे कम अप विद कि मैं इस अकाउंट पे, अगर मतलब दे ऑलवेज टेल कि जनरली बताएंगे, बट इट इज़ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, करेक्ट। उनके पर्सनल अकाउंट का एक्सपीरियंस होता है। दे से कि थ्राइस अ वीक डालना ठीक रहता है। कोई क्रिएटर आपको बोलेगा कि 4 टाइम्स अ वीक डालना बेस्ट रहता है। कोई क्रिएटर कह रहा है कि रात को डालना बेटर रहता है, उससे आपको रीच ज़्यादा मिलती है। सो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, और आपके कंटेंट से आपका जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे एंगेज कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप देना चाहते हो उन्हें वो कंटेंट। तो वो मेरे को लगता है कि वो सबकी पर्सनल रहता है कि मेरे को इतना देना है या मेरे को इतना करना है। उस हिसाब से वो, आई थिंक कि उतना करना चाहिए, ओवरवेलमिंग ना लगे कि वी समझ आर गया। कंटिन्यूसली पोस्टिंग कंटेंट और इतने में फॉलोअर जो है वो इरिटेट हो जाएगा, वो अनफॉलो करके चला जाएगा। ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एक फ्रीक्वेंसी पे पोस्ट करते हैं, मान ले थ्राइस अ वीक, और किसी 2 वीक आप कर नहीं पाए बिकॉज यू आर ऑन हॉलीडे, तो क्या इंस्टाग्राम आपको पनिश करता है इसके लिए? अगर कंटेंट आपका अच्छा है और एंगेजिंग है तो इंस्टाग्राम पनिश नहीं करेगा। पर कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, कंटेंट अच्छा है, आपके फॉलोअर्स भी हैं, 1 लाख फॉलोअर्स भी हैं, और वो अच्छे से एंगेज भी होते हैं, हमेशा कमेंट्स भी आते हैं, मगर फॉर सम रीज़न यू आर नॉट वेल, तो तो उस केस में आप रीशेयर कर सकते हो अपने कंटेंट, चाहे तो अपना स्टोरीज में रीशेयर कर सकते हो। अच्छा। स्टोरीज में रीशेयर कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना इज टास्क, उसमें टाइम लगता है। करेक्ट। बट इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, इन दैट केस यू कैन रीशेयर योर कंटेंट। तो रीशेयर का मतलब क्या है? रीशेयर ऑन योर स्टोरीज। अच्छा, ठीक है, कोई पुराना उसको आपने उसको, रीशेयर कर दिया, अच्छा, उसको भी एक कंटेंट ही माना जाएगा उसको कि भी आप, कंटेंट ही माना अच्छा, जाएगा। एक छोटा सा स्टोरी डाल दिया, वो भी रीशेयर करके, या किसी और के पोस्ट को अगर शेयर करते हो आप स्टोरी में, वो भी आपका रीशेयर में माना जाएगा। अच्छा, रीशेयर माना जाएगा। बेसिकली क्या है कि आप कंटेंट डाल रहे हो,
और अब अगर आप 2 हफ्ते तक इंस्टाग्राम खोला ही नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो उसमें कुछ एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है वो डिफरेंट थिंग है। करेक्ट, बट इफ़ यू आर ओपनिंग एंड यू आर व्यूइंग द कंटेंट ऑफ अदर्स, इन केस यू फाइंड कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, इन दैट केस यू कैन रीशेयर योर कंटेंट करेक्ट, सोशल मीडिया, मतलब स्टोरीज में रीशेयर कर सकते हो ओके, आपका कंटेंट। और स्टोरीज में यू कैन इंटरेक्ट इफ़ यू हैव टाइम, कि अगर आप कुछ पोल डाल के इंटरेक्ट करना चाहते हो अपने फॉलोअर्स के साथ, देन यू कैन डू। तो इसके क्या है, इंस्टाग्राम को सिग्नल मिल गया कि भैया इन्होंने पोल डाला है, तो विच मीन्स कि 1-2 लोग तो रिस्पॉन्ड करेंगे, करेक्ट, विच मीन्स कि एंगेजमेंट चल रही है उसकी। करेक्ट, करेक्ट, तो वो करेक्ट, आपका ना डोरमेंट अकाउंट नहीं होगा, या थोड़ा स्टेगनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, बट वो जो फीड पे आप डाल रहे हो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, वो अंडरस्टूड है कि हो सकता है वो, बट आई डोंट थिंक कि इंस्टाग्राम उसको पनिश करता है। ठीक है, बट इफ़ यू आर यूजिंग अदर थिंग्स लाइक स्टोरी, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बोला कि हमने स्टोरीज को भी मोर इंटरेक्टिव बनाया है, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद भी चाहता है कि लोग स्टोरीज को यूज़ करें या स्टोरीज पे पोस्ट करना शुरू करें। ठीक है। सो अभी जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है यूजीसी, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो इसके लिए यू एज एन एक्सपर्ट व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द ऑडियंस कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट और बनना शुरू हो उनके लिए। सो इफ़ इट इज़ अ फैशन ब्रांड, हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, यू कैन वेन एवर अ पर्सन बाय समथिंग फ्रॉम यू, सो यू कीप फॉलोइंग विद दैट पर्सन। ठीक है, सो चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो ओके, या ईमेल के थ्रू हो, एंड यू कैन आस्क कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा हमारा, वी ठीक है, रियली वांट योर फीडबैक। ठीक है, आप रिव्यू करने को नहीं बोल रहे हो उनको, ठीक है, क्योंकि रिव्यू करने का टाइम नहीं होता किसी के ठीक पास। है, हाँ, हाँ, बट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ गुड और जो ब्रांड है वो कंटिन्यूसली पर्सनली अप्रोच कर रही है पर्सन को, ठीक है, देन वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद इफ़ इट इज़ गुड, देन दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू अ रिव्यू। ठीक दैट है, टाइम यू कैन आस्क कि आप एक रिव्यू कर दो हमें। ठीक है, तो उसमें आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो इफ़ यू कैन आस्क कि कुछ इमेजेस आपके, मतलब हाउ यू आर लुकिंग इन दैट ड्रेस, ठीक है, उसका एक इमेज आपको शेयर कर, दैट इमेज यू कैन टेक और उसको आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो, या उसको आप दिखा सकते हो कि हाउ आवर कस्टमर आर लविंग आवर प्रोडक्ट। तो वैसे करके आप उसको यूजीसी कंटेंट ऐसे करके आप अप्रोच कर सकते हो। और उस केस में ये होता है कि एक तो यूज़र आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बनता है कि ब्रांड मेरे को पर्सनली पूछ रहा है, क्योंकि ब्रांड, आई नो आई एम अ कस्टमर, मेरे जैसे 1000 कस्टमर होंगे ब्रांड के। इफ़ सम ब्रांड इज़ आस्किंग मी कि मैं रिव्यू करूँ, और इन रिव्यू दे आर ऑल्सो ऑफरिंग मी सम डिस्काउंट की 5% का नेक्स्ट परचेज पे हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। करेक्ट, तो उस केस में मैं, अगर मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम भी बाय करने आऊँगा, हाँ, हाँ, और उसमें अगर मेरे को 5% डिस्काउंट है वो, तो फिर मैं उसको हैप्पीली लूँगा। तो ऐसे केस में आप यूजीसी कंटेंट ऐसे इनवाइट कर सकते हो अपने जो क्या कहते हैं कस्टमर है उनको। और इवन यू कैन डू अ स्मॉल इवेंट, एक छोटी सी इवेंट भी कर सकते हो जहाँ पे यू कैन इनवाइट योर कस्टमर्स एंड यू कैन टॉक अबाउट कि हमारे क्या नए प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं, एंड इफ़ यू हैव सैम्पल्स ऑफ देम यू कैन गिव देम सैम्पल्स, और उनको बोलो कि आपको कैसा लग रहा है। इन दैट केस इफ़ लाइक 50 पीपल आर देयर, तो दोज 50 पीपल विल हैव दैट प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी उनका यू कैन से कि व्हाट विल बी देयर फीडबैक ऑन दैट प्रोडक्ट। हो सकता है किसी को कपड़ा अच्छा ना लगा हो, या किसी को फिट अच्छा नहीं आया, तो इस केस में आपके पास क्या है कि यूज़र की तरफ से आपको आपके प्रोडक्ट से रिलीज़ से पहले ही आपको फीडबैक मिल गया कि ये फिट ठीक है, अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क और ऑफ़र कि और आप अगर थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन दो कि क्या चीज़ आप इसको हम बेहतर better, बना सकते हैं, हाँ, तो हम विल डू दैट थिंग। तो अगर मेरे को इफ़ आई एम अ यूज़र और मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरे को लगा कि मेरे टी शर्ट की बाजू लूज़ थी, हाँ, आप टाइट करके दो या थोड़ी सी टाइट कर हाँ, सकते हो। सो उस केस में जब नेक्स्ट टाइम ब्रांड अप्रोच करेगी, तो दे हैव देयर, अगर इवेंट करिए तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर होगा, इवन एड्रेस भी होगा, बिकॉज दे वांट एड्रेस कि हम आपको डिलीवर करेंगे जब हमारा फर्स्ट बैच आ जाएगा। करेक्ट, आपके फीडबैक्स के बाद जो हमने चेंजेस किए हैं वो वाला बैच हम आपको
ट्रायल के लिए भेजेंगे, अगर इफ़ दैट गुड्स देन वील रिलीज इट टू द मार्केट। करेक्ट। तो वो क्या वो जो यूज़र है, वो कस्टमर है, वो फील करेगा कि आई एम एक्सक्लूसिव टू दैट ब्रांड, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि यूज़र के चांसेस हैं वो आपकी ब्रांड को एंडोर्स करेगा। आप पैसे नहीं दे रहे हो उनको, बस आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जी। एंड इवन यू आस्क फॉर फीडबैक और ऑनेस्ट फीडबैक, एंड यू आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑनेस्ट फीडबैक इन योर प्रोडक्ट एज वेल। Correct. नहीं कि ऐसे लेके रख लिया एंड यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, वो नहीं कर रहे हो आप, यू आर इम्प्लीमेंटिंग देन इवन दोबारा से आप दे रहे हो उनको। तो उस केस में जो यूज़र है, जो कस्टमर है, दे फील आई एम अ एम्बेसडर टू द ब्रांड, तो वो आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे। तो ऐसे करके यूजीसी कंटेंट आप ले सकते हो। जो समझ गया। तो अभी मेरे एक क्लाइंट थे जिनके मैंने जब इंस्टाग्राम का फीड देखा तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूजीसी कंटेंट था फीड पे, बट अनफॉर्चुनेटली कई फीड उतने अच्छे से शूट नहीं हुए थे, यानी कि क्लाइंट के ऊपर वो कपड़े उतने अच्छे लग नहीं रहे थे, या उतनी अच्छी लाइट में शूट नहीं हुए थे, या बैकग्राउंड में से कोई चल रहा है और पीपल हैव जस्ट डन अ वीडियो और इन्होंने अपना वो पूरा इंस्टाग्राम भर दिया था उससे। तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा उस क्लाइंट को या नुकसान होगा, या ब्रांड इमेज को फ़ायदा या नुकसान होगा? हाउ डू यू सी इट? सो एक्चुअली वील प्रेफर कि हम है ना, जो भी कंटेंट आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट वी रिव्यू दैट कंटेंट एंड वी रेट दैट कंटेंट कि हम इसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते Correct. हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जी। इट विल ऑल्सो मतलब आपकी ब्रांड को भी डिग्रेड करेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो इट ऑल्सो डिग्रेड, क्योंकि शूट अगर आपने देखा है कि प्रॉपरली शूट किया है किसी पर्सन ने, प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, देन उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई नया यूज़र देखेगा और उसको बाय करेगा, एज़ कम्पेयर टू कि ऐसे ही रैंडमली चल रहे हैं और प्रोडक्ट भी नहीं दिख रहा है, तो वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा नए यूज़र का। जी। तो आई विल प्रेफर कि हमें पहले केयरफुली देख लेना चाहिए कि कंटेंट क्या है, क्या हम उसको डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें इनिशियली इंटरनली डिसाइड कर लेने चाहिए, जो भी मार्केटिंग टीम है या जो भी पर्सन है, कि क्या हम इसको डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं, इससे कोई इफ़ इट इज़ ओके देन आप डाल दो, इफ़ इट इज़ थोड़ा सा भी आपको अगर लग रहा है कि नॉट ओके तो उसको हटा दो आप। ओके। तो क्या इंस्टाग्राम के फीड के अंदर आपके कुछ पिक्चर्स तो अच्छे मॉडल्स के ऊपर हैं, जिसको अच्छे स्टाइलिस्ट ने, अच्छे फोटोग्राफर ने एक जगह पे खींचे हैं, और उसके बाद तो आपको एक नॉर्मल कंज्यूमर दिखाई देता है जिसकी तो जो विजुअल क्वालिटी वो एकदम अलग हो जाती है। तो डू यू थिंक कि हम इस तरह से इंस्टाग्राम को बैलेंस कर सकते हैं, वेयर पीपल आर सीइंग properly scripted pictures on models and also some organic pictures coming from? Is it going to add on to the trust और brand की image को नुकसान है? I believe it will add on to the trust. Okay. And because what I said कि preference आपकी क्या है, किस टाइप का content यूज, if you आपने एक proper shoot किया है, there will be a theme of that shoot. Correct. हो सकता है कि कुछ प्रोमिनेंट कलर उस थीम में नज़र आ रहे हो, जैसे कि बेज कलर हो सकता है या कोई भी अदर कलर उसमें प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, बट एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ कंटेंट, इन दैट कंटेंट दैट बेज कलर इज़ कमिंग अप। तो अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी है बट इट इज़ गोइंग वेल विद योर अदर कंटेंट जो आपने प्रोफेशनली शूट कराया है, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बिल्ड क्रेडिबिलिटी कस्टमर के। तो वो आपको केयरफुली डिसाइड करना है कि मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना जी। और अगर आपने कोई प्रोफेशनल शूट बनाया, देयर विल बी सम थीम टू इट, और उस थीम के हिसाब से तो यू कन्वे दैट थीम टू योर जो भी यूजीसी कंटेंट क्रिएटर है उनको आप कन्वे करो वो थीम कि हमारी ये थीम है, इस थीम के हिसाब से हम कंटेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इफ़ दैट कंटेंट इज़ कमिंग अप गुड, then you can without any doubt you can post that content. if थोड़ा सा भी डाउट है ना तो आई विल प्रेफर कि आप मत करो। अच्छा, डाउट होते ही फिर उसको चांस लेना नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं कि चल जाएगा वो वाला नहीं, बिकॉज यू हैव अ प्रोफेशनल थिंग ऑलरेडी। करेक्ट। अगर कोई नया यूजर आ रहा है, दे आर सीइंग द प्रोफेशनल क्वालिटी वर्क एंड देन एट द सेम टाइम दैट प्रोडक्ट इज कमिंग, पर वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं दिख रही है। अच्छा, वो समझ गया। उसमें क्या है कि जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट फैक्टर में, ट्रस्ट जो फैक्टर जो रिलायबिलिटी है वो ब्रांड पे थोड़ी सी हिल जाएगी। करेक्ट। ठीक है।
गॉट दैट। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि ये जो एक हर एक ब्रांड की एक इमेज होती है, तो कैसे वो लोग इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है इससे मेरी ब्रांड इमेज को कोई नुकसान ना हो? मतलब कोई एग्जांपल देके अगर बता सकते हो इस चीज़। सो आई थिंक आपको है ना थोड़ा सा जब भी आप कंटेंट बनाते हो जी। एंड क्योंकि उसमें क्या है ना कि पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं। इफ़ समबडी इज़ हैप्पी विद योर प्रोडक्ट तो देर आर चांसेस कि कुछ लोग अनहैप्पी भी होंगे। ऑफ कोर्स। सो हाउ यू आर कैटरिंग टू देम, उन अनहैप्पी वाली ऑडियंस से आप कैसे कर। तो क्या है, सोशल मीडिया तो पब्लिकली अवेलेबल है। तो अगर किसी ने कमेंट किया या किसी ने इन्फॉर्मेशन वहाँ डाली एंड यू नीड टू फर्स्ट, आपको है ना कि उस पर्सन से कांटेक्ट करना, गेट इन टच विद दैट पर्सन। हो सके तो फ़ोन पे या व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी आपका मीडियम है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू, सो दैट यू कैन गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम दैट कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्योंकि एक नेगेटिव आपके 100 पॉजिटिव पे भारी होता है। करेक्ट। तो उस केस में आप हाउ यू मैनेज योर सोशल मीडिया, हाउ यू मैनेज योर नेगेटिव रिव्यूज़, नेगेटिव कमेंट्स, वो आप कैसे मैनेज करते हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक एम्पैथी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर इफ़ आई बॉट सम प्रोडक्ट फ्रॉम योर वेबसाइट, आई हैव स्पेंड माई हार्ड एंड मनी ऑन योर प्रोडक्ट। करेक्ट। इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, विच मीन्स कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा आपके पास खरीदने के लिए। बट आई मेक श्योर कि अगर मेरे को अच्छा नहीं है, आई शुड कन्वे दैट थिंग टू द ब्रांड कि मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मेरे को लग रहा है कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। करेक्ट। सो इन दैट केस, और ब्रांड अगर नेगेटिवली मतलब उसको रिप्लाई करता है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एंड दे आर रिप्लाइंग टू द, तो उस केस में अगर वो थोड़ा सा एम्पैथेटिकली टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कस्टमर कि वो किस सिचुएशन में है उस प्रोडक्ट को लेके, कि मतलब बिकॉज इफ़ कुछ चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और हमने बाय करी, तो हमें ना जो हमारी डिप्रेशन है ना, वो तुरंत सामने आ जाता है करेक्ट। कि यार ये तो ठगे गए, करेक्ट। करेक्ट। ये तो मतलब नुकसान हो गया। सो हाउ डू यू मैनेज दैट द टाइम। तो करेक्ट। उसमें आप ये हो सकता है कि आप कस्टमर को समझो कि वाई दैट पर्सन डिडंट लाइक और व्हाट दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड। करेक्ट। तो अगर उस पर्सन को कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ़ यू थिंक कि दैट पर्सन इज़ जेन्यून, आप उसको रिफंड कर दो। समझ गया। हाँ, रिफंड ठीक। कर दो हाँ उसको, हाँ। प्रोडक्ट आप ले लो, रिफंड कर दो। तो इन दैट केस पर्सन विल बी हैप्पी। तो वो अभी क्या है, अगर आप प्रोडक्ट पसंद नहीं आया ना, वो दोबारा नहीं आएगा। पर आपने उनको कांटेक्ट किया और उनके पैसे रिफंड किए, इन फ्यूचर वो आपकी गुडविल की वजह से आपको दोबारा परचेज करने के लिए बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। गॉट दैट कम्प्लीटली। सो अब मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके अपने बुटीक्स हैं या ऑफलाइन स्टोर्स हैं, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बताओगे कि वो कैसे ऑनलाइन भी जा सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या होंगे उनको? सो जो बुटीक हैं, और बुटीक हो सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 5 साल से या 10 साल से हैं, 20 ईयर्स से हैं, या हो सकता है मोर देन 40 ईयर्स दे आर इन दैट एरिया, और 2 जनरेशन्स उस बुटीक में लगी हुई हैं, कर रही हैं काम। तो नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। करेक्ट। आपको सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन पे इजीली किसी भी ऐप को एक्सेस करके, ई कॉमर्स हो गया, प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो उस केस में आपका जो गुडविल बनी हुई है, जो मार्केट वैल्यू बनी हुई है एज अ फिजिकल स्टोर फॉर सो मैनी लॉन्ग ईयर्स, तो उस वजह से तो आपके पास कस्टमर आएंगे, बट वो एक लिमिटेड कस्टमर्स ही होंगे। मे बी 5 किलोमीटर्स हो गया, या हो सकता है कि कोई दोज पीपल हु आर शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस टू अदर प्लेस, दे स्टिल कम टू बाय फ्रॉम यू। करेक्ट। तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी भी है। बट इफ़ यू हैव अ ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपके पास स्कोप है टू गेट न्यू कस्टमर्स। नहीं, पर सारे बुटीकों ने कहते हैं कि जब तक इतना महंगा कोई ऑनलाइन खरीदेगा क्यों, पहला। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब तक वो इस चीज़ को पहन ना ले तब तक वो खरीदेगा क्यों। तीसरा, ऑनलाइन में तो रिटर्न्स के इतने प्रॉब्लम होते हैं। तो ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ऑनलाइन जाना नहीं चाह रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच ऑफ ट्रूथ इज देयर? सो आई बिलीव थोड़ा सा है ना रिजिड हैं वो लोग।
बिकॉज आई नो कि बुटीक है, उनका प्रोडक्ट है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड सो मनी आवर्स टू मेक दैट प्रोडक्ट परफेक्ट. तो उसमें कारीगरी भी लगी होती है, Correct. मेहनत भी लगी होती है. तो उस केस में दे आर राइट कि वो जब तक पहनेगा नहीं, जब तक फील नहीं करेगा, हाउ दे कैन बाय. वो चीज़ तो है ही, बट फील और वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, वो प्राइस का बैरियर रहेगा. ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू सेल हाई वैल्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको जो ऑडियंस है ना, वो भी हाई वैल्यू वाली टारगेट करनी पड़ेगी. दोज हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इन योर प्रोडक्ट. करेक्ट. बाकी आपकी ब्रांड वैल्यू तो बनी हुई है. अगर कोई 20 ईयर से है और इस उसी एरिया में रहता है, एंड विद दैट पर्सन सीज की ऑनलाइन आ गए हैं, तो ही विल बी और शी विल बी वेरी प्राउड कि मेरे एरिया का एक बुटीक ऑनलाइन आ गया, अब मैं यहाँ से ऑनलाइन ले सकता हूँ. ओके ओके. तो उस केस में तो महंगा सामान खरीदते हैं लोग. महंगा सामान खरीदते हैं. यू नीड टू टारगेट द राइट पीपल. गॉट दैट. तो वो चीज़ है. और उनका कहना बिल्कुल सही है कि दोज हु आर कमिंग, हु सीइंग द प्रोडक्ट, हु आर बाइंग द प्रोडक्ट, आफ्टर सीइंग द प्रोडक्ट, वो तो कन्वर्जन ज़्यादा हो गई. पर आपने कभी सोचा है कि जो लोग वो खरीद रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, कितनी उनकी परचेजिंग पावर है? अगर आपको उनके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है ना, सो यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन. तो उसी टाइप के लोगों को आपको टारगेट करना है. गॉट दैट. तो ये मैं भी उनको हमेशा यही कहता हूँ कि ऑफलाइन खरीदने वाले भी हैं और ऑनलाइन भी है. जब तक आप ऑफलाइन हो, आप सिर्फ ऑफलाइन वाले कंज्यूमर को ही केटर कर रहे हो. केटर कर रहे हो. आप देख ही नहीं पा रहे हो कि ऑनलाइन में जो जिनका मन अब ऑनलाइन खरीदने के ऊपर जा चुका है, जिनको टाइम नहीं वेस्ट करना कि मुझे इतना ट्रैवल करके कहीं जाना है, तो आप आराम से उस वाले ऑनलाइन कस्टमर को भी केटर कर सकते हो व्हेन यू हैव दैट. इसके अंदर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो रिटर्न वाला सीन है ना, इस रिटर्न स्पेशली फॉर दोज बुटीक ओनर्स हु आर गेटिंग इनटू ऑनलाइन बिजनेस एंड हु आर स्केर्ड कि यार ये लोग मुझे मेरी चीज़ को खरीदने के बाद यूज़ करके वापस कर देंगे, इस चीज़ से कैसे बचा जाता है? सो उस केस में उनका कहना बिल्कुल ठीक है. बिकॉज इफ समबडी इज़ बाइंग दैट प्रोडक्ट, उसने बाय कर लिया एंड पहन भी लिया एंड देन सेइंग कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम है. क्योंकि यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिफंड और रिटर्न की एक प्राइवेट पॉलिसी होनी चाहिए. क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर ही यू कैन आस्क दैट पर्सन कि इतने दिन के अंदर ही आप करते हो, देन विल एक्सेप्ट रिटर्न. करेक्ट. पर क्योंकि बुटीक है वो एक्सपेंसिव पीस है, तो उस केस में यूजुअली मेड टू ऑर्डर भी होता है. मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है. तो उसमें ये है कि उस केस में इफ़ यू फील कि मेड टू ऑर्डर है, यू कैन डायरेक्टली डिनाई द रिफंड. क्योंकि मेड टू ऑर्डर्स के लिए आप डिनाई कर सकते हो. अच्छा, तो वो आप अपने वेबसाइट पे भी लिख सकते हो कि जो मेड टू ऑर्डर है उसके अंदर ऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट रिफंडेबल. तो वो आप मेंशन हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, पर रिफंड ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. और इफ़ यू आर नॉट हैप्पी हो गया, हो सकता है कलर निकल गया या कुछ हो गया, तो उस केस में आप रिटर्न ले सकते हो. ठीक है. बट अगर वो क्या कहते हैं मेड टू ऑर्डर है, तो बिकॉज वन ऑफ आवर क्लाइंट दे ऑल्सो डू मेड टू ऑर्डर वर्क, तो हमने क्या किया, उनकी दे हैव स्ट्रिक्टली सेड कि मैं मेड टू ऑर्डर वाले प्रोडक्ट को नहीं बेचना, वापस नहीं लेना चाहते. ठीक है. तो हमने क्या किया कि वी क्लियरली मेंशन कि दोज प्रोडक्ट हु आर मेड टू ऑर्डर, दे आर नॉन रिफंडेबल. ठीक है. दोज हु आर जनरल इन साइज लाइक स्मॉल मीडियम लार्ज जो साइज है उसमें एंड मेड टू ऑर्डर नहीं है, दैट वी कैन टेक बैक. ठीक है. तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. तो यूजुअली क्या होता है कि ये इवन जो नॉर्मल साइजेस हैं, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, ये वाले जो साइजेस हैं, यूजुअली जो बुटीक ओनर्स हैं ये भी बना के RTW की तरह रखते नहीं हैं कि हमारे पास 100 स्टॉक पड़ा हुआ है और हम ऐसे ऐसे बेच रहे हैं. तो ऑब्वियसली इफ़ यू गिव मी एन ऑर्डर एंड यू आर अ मीडियम साइज, आई वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट थिंग फॉर यू. ठीक है, इन दैट मीडियम साइज. तो मैंने ये बनाया है तुम्हारे लिए. ऑफ कोर्स ये तुम्हारे पास गया, तुमने कहा कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा. ऑफ कोर्स, क्योंकि इट विल ऑल्सो, मैं तुम्हें 2 दिन में नहीं भेज रहा हूँ, वो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद डिलीवरी दे रहा हूँ. अब तुम्हारे पास गया, तुमने कहा कि देयर इज़ सम, इसका कंधा मुझे नहीं ठीक लग रहा, आई एम लुकिंग वेरी नैरो, एंड देन व्हाट वुड यू डू देन?
सो इन केस इफ दैट, तो बेसिकली उसमें एक एडिशनल कॉस्ट ये आ जाती है कि यू नीड टू पिक दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ले कि लिया। अगर कंधा नहीं है तो फिर यू नीड टू डू सम। तो हम रिप्लेस की बात करेंगे उनसे। हाँ, रिप्लेस मीन्स कि क्योंकि आपने मेड टू ऑर्डर किया तो आपको दूसरा तो होगा नहीं ना, वो तो एक ही करेक्ट, पीस हाँ होगा। हाँ। तो उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसी में ही आपको उनको देना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि कम टाइम में अगर आपको उनका फिटिंग ठीक करके देनी है, जैसे सपोज करो शोल्डर से थोड़ा सा टाइट है तो लूज़ करना है, तो लूज़ करने के लिए अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ वो लगाने हैं, कपड़ा लगाना है या कुछ, या जो पॉसिबल है। जो पॉसिबिलिटी हाँ है हाँ। वो आप क्लियरली बताओ उनको। ठीक है। एंड देन ऑल्सो आस्क देम कि हमें इतना टाइम दो, आई विल डू दैट करेक्शन। गॉट दैट। तो उसके बाद दे विल फील कि हाँ मेरे को वो करके दे रहे हैं। अदरवाइज क्योंकि उन्होंने तो दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी ना, तो दे या वुड एक्सपेक्ट द थिंग कि यस, वो ठीक हो। बट बिल्कुल। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग देम सर्विसिंग, प्रॉपर सर्विस आप दे रहे हो, यू आर मेंटेनिंग दैट रिलेशन विद देम, गॉट दैट। तो वो आपको देने के बाद दे दोबारा आपसे लेंगे। ठीक है, तो यू आर बिल्डिंग बिजनेस, You are है ना, building. बाय And डूइंग दैट लिटिल थिंग। and for the boutique owners, I also like, देख इसमें क्या है ना कि बुटीक ओनर्स का थोड़ा सा ये रहता है कि ऑनलाइन जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, करेक्ट क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिप्लेसमेंट्स Correct. और रिफंड वगैरह के, Correct. दे आर नॉट विलिंग, हाँ क्योंकि उनकी टाइम इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्क सब कुछ लग गया होता है। करेक्ट दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, हाँ तो वो तो दे विल लूज द मनी। करेक्ट। तो उस केस में विल प्रेफर कि आप है ना क्लाइंट को या कस्टमर को आस्क टू विजिट योर बुटीक, जहाँ ठीक है। भी आपका बुटीक है वहाँ आओ। तो आप अवेयरनेस वाले एड्स रन करो, सो दैट द पीपल आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड। Okay. और वेन एवर, और आपको अगर कॉल टू एक्शन देना है तो कॉल का बटन दे दो कि दे विल कॉल यू, एंड इफ़ यू गेट द कॉल आप उनको बुलाओ अपने बुटीक में, शो देम अराउंड कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, एंड देन उसके बाद आपको लगे तो है। तो इस केस में क्या है ना कि आपका कनेक्शन बन गया कस्टमर से ओवर द फोन, यू आर कनेक्टेड इवन द कस्टमर, इफ कस्टमर इज विजिटेड योर प्लेस, देन उस केस में भी आपको क्या कहते हैं, कस्टमर एक है ना, इट्स लाइक कि वो पहुंच गया उस स्टेज में जहाँ पे वो आपसे ही लेगा करेक्ट और करेक्ट, किसी के पास नहीं जाएगा वो। समझ जो गया। वो आपके पास आ गया, उसने देख लिया है, उसको जो चाहिए आप वो आप बना के दे सकते हो, तो वो पर्सन कहीं और नहीं जाएगा। समझ गया। तो उस केस में इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ गुड आर यू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद दैट न्यू पर्सन। बट दिस वुड ओनली बी फॉर डोमेस्टिक, फॉर लोकल, डोमेस्टिक, फॉर हाँ, लोकल, लोकल है ना, आप basically, दूसरे हाँ। से में नहीं कर तो सकते। एड्स जो हैं हम सिर्फ लोकल एरिया के लिए चलाएंगे, हम समझ ऐसे गया। नहीं कोई दिल्ली में बैठा हुआ है और एक कोई जयपुर में बैठा हुआ है उसके लिए समझ नहीं। गया। तो जो दिल्ली में है बुटीक, तो उसके अराउंड में 5 to 10 किलोमीटर जितना रेडियस उनको लगता है कि फिजिबल है लोग आ हमारे सकते हैं, लिए, ठीक इफ़ समटाइम्स अगर कुछ ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, मैं अपना पर्सन या उनको बोल सकते हैं कि आप भिजवा दो, विल डू दैट। तो उनकी जो रेंज है उसकी रेंज के हिसाब से ही हम कर हाँ सकते हैं। ठीक है ठीक है। सो बेसिकली ये वो बैनर की तरह हो गया हाँ, जो आपने अपने तो शॉप से थोड़ी दूर लगा दिया दूर है, लगा दिया। ताकि लोग उस बैनर को देख के समझ जाए कि यहाँ समझ पर एक जाए, शॉप है और आने की कोशिश करें। गॉट दैट। अब मैं आ रहा हूँ, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग, है ना। क्या है ये ईमेल मार्केटिंग? क्यों हर कोई कहता है कि ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव? क्या, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सो बेसिकली इसमें क्या था कि ईमेल मार्केटिंग जो है ना, और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई और एसईओ हो गया, और सबसे बेस्ट ये रहता है कि ये जो हैं ये आप है ना कस्टमर एक्वायर करने के लिए करते हो। जी ईमेल मार्केटिंग में आप कस्टमर एक्वायर भी करते हो, कस्टमर को नर्चर भी करते हो, और ओवर द टाइम आप उनसे कनेक्टेड रहते हो। जी तो वो आपका ईमेल मार्केटिंग, आपका जो एक कस्टमर की लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है आपके ब्रांड के लिए, उसमें आपको हेल्प करता है। अच्छा तो जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हम प्रेफर करते हैं जो B2B बिजनेसेस हैं, जी उनके लिए ईमेल मार्केटिंग इज़ बेस्ट। अच्छा क्योंकि B2B क्या है, वो रिलेशन शुरू हो जाएगी ना किसी ब्रांड के साथ, वो रिलेशन आगे कंटिन्यू रहेगी, तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रहेगी वो। तो ईमेल मार्केटिंग फॉर दैट, फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स, ईमेल मार्केटिंग आप तब करो जब यू फाइंड कि किसी ने आपका प्रोडक्ट अबंडन कर दिया है कार्ट में, ठीक है। देन यू कैन फॉलो अप विद देम। ओके ओके तो एक फॉलो अप किया कि हाई यू हैव लेफ्ट दिस प्रोडक्ट इन आवर कार्ट, इट इज़ वेटिंग फॉर यू,
इफ़ यू हैव मतलब अप फ्रंट अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है डिस्काउंट देने का 5 to 10%, यू कैन आस्क दैट कि यू कैन यूज़ दिस कूपन एंड इट इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 24 hours. करेक्ट. तो उसमें अगर पर्सन इंटरेस्टेड होगा दैट पर्सन विल बाय दैट प्रोडक्ट एट द सेम टाइम विद 10% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट जो आपने दिया. करेक्ट. पर इन केस अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो यू कैन हैव अ फॉलो अप ईमेल, मतलब आफ्टर 4 hours और आफ्टर 6 hours यू ठीक है. कैन हैव अ फॉलो अप ईमेल. और 6 hour के बाद भी नहीं आया तो नेक्स्ट डे यू कैन सेम टाइम यू कैन आस्क अनदर फॉलो अप ईमेल. ओके. तो 3 फॉलो अप ईमेल हो गए. तो 3 फॉलो अप ईमेल के बाद अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है या कस्टमर ने, क्योंकि जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं दे ऑल्सो शो कि किसी ने ओपन किया है ईमेल या नहीं किया है. ठीक है. सो इफ़ दैट पर्सन हैज़ नॉट ओपनड योर ईमेल विच मीन्स कि उसने देखा ही नहीं है अभी तक. ठीक है. हाँ हाँ हाँ. तो उस केस में आप उसको दोबारा अप्रोच कर सकते हो. बट इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी सीन योर ईमेल, उसने ओपन कर लिया है कोई एंड response नहीं. इवन नॉट रिस्पॉन्ड, बस उसने रीड करके छोड़ दिया है. ठीक है. बट देर विल बी चांसेस कि समबडी हैज़ क्लिक्ड ऑन योर बटन. तो वो बटन भी आप एक बार क्लिक कर दिया बटन विच मीन्स कि दैट पर्सन इज़ उसने ईमेल पढ़ लिया. नाउ ही इज़ अगेन रेडी फॉर बाइंग द प्रोडक्ट, दैट्स वाई दैट पर्सन इज़ क्लिक द बटन. तो उस केस में आप उसको क्या कहते हैं अपने कार्ट पे सीधा ला के उसको पेमेंट करवा सकते हो. ओके. सो जैसे ब्रांड रिकॉल के लिए अब अगर कोई मुझे ई कॉमर्स ब्रांड स्टाइलिंग टिप्स भेज रहा है, हाँ, उस केस में जैसे कि फैशन में क्या है कि आप स्टाइलिंग टिप्स भेज सकते हो और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब लास्ट 3 months में क्या ट्रेंड है, या नेक्स्ट आप ट्रेंड का फॉरकास्ट भी दे सकते हो करेक्ट. कि नेक्स्ट 6 month में ये वाला ट्रेंड आने वाला है. सो यू कैन आस्क देम कि वी आर कमिंग अप विद न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच ये जो उस ट्रेंड के साथ काम करेगा. सो इन दैट केस द पर्सन कस्टमर को लगेगा कि मैं अप टू डेट हूँ एज फार एज फैशन इज़ कंसर्न, और जैसे ही नया प्रोडक्ट आएगा दैट पर्सन विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम यू. गॉट दैट. तो उस केस में जैसे कि आप कोई नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो कि हे वी आर डूइंग सम न्यू प्रोडक्ट्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी कि यूजीसी कंटेंट के लिए अगर आपको चाहिए कि इफ़ यू कैन रिव्यू दैट प्रोडक्ट सो दैट वी कैन लॉन्च दैट प्रोडक्ट ऑन दैट डे. अगर कुछ आपने डेट फिक्स कर रखी है तो पोस्ट दैट वील लॉन्च दैट प्रोडक्ट. तो उससे कस्टमर को फील होता है कि अभी प्रोडक्ट आया नहीं है बट दे अप्रोच्ड मी एंड आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो मैं वो प्रोडक्ट लूँगा एंड देन उसके बाद वो प्रोडक्ट का जो भी फीडबैक वगैरह आई विल डू द फीडबैक. गॉट दैट. तो उस केस में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो. वो उनके साथ कर सकते हो जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है. ठीक है. दोज हु हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम यू लाइक ट्वाइस और थ्राइस और ओवर अ 6 months टाइम और 9 months टाइम. गॉट दैट. उसमें तो उससे क्या है ना कि रिपीट कस्टमर्स है मेरा और मेरी एक लॉयल्टी बन गई है. वो कस्टमर की मेरे से एक लॉयल्टी बन गई है. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दैट पर्सन इज लॉयल टू मी, तो मैं उसको क्या ऑफर कर सकता हूँ. गॉट दैट. गॉट दैट. सो आई थिंक SEO और वेबसाइट अब हम लोग बात कर चुके हैं पूरी. अब थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर्स और पार्टनरशिप की बात करते हैं. जैसे यू डू डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हेन समबडी अप्रोचेज यू, डू यू आल्सो कनेक्ट देम विद इन्फ्लुएंसर्स? सो इनिशियली वी हैव डन दैट थिंग कि जब किसी ने अप्रोच किया एंड वी हैव स्टार्टेड दैट इन्फ्लुएंसर वाला विंग भी अपने डिजिटल मार्केटिंग में. बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस. ओके. क्योंकि इन्फ्लुएंसर के साथ कोऑर्डिनेट करना इट्स अ बिग टास्क. अच्छा, वो PR का काम है usually. PR का काम है बेसिकली. ठीक है. तो और इफ़ यू हैव लाइक इन्फ्लुएंसर, फिर क्या है कि इनिशियली दे वर आस्किंग कि हम फ्री में करेंगे एंड देन आफ्टर सम टाइम दे आर आस्किंग कि विल चार्ज यू सम मनी. ठीक है. तो उस केस में क्या है कि यू डोंट हैव बजट, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बजट नहीं है, बट आपने क्या कहते हैं अप्रोच किया इन्फ्लुएंसर को कुछ दिन पहले एंड देन आफ्टर सम टाइम इन्फ्लुएंसर ने बोला कि मैं चार्ज करूँगा, देन वो तो आपका इन्फ्लुएंसर वाली लीड है वो ख़राब हो गई. ठीक है. तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि ब्रांड बिकॉज दे हैव देयर ओन टीम, तो इफ़ समबडी सेंड्स मैसेज टू देम, कॉन्टैक्ट देम और एक बार उनकी प्रोफाइल रिव्यू कर लें. इफ़ दे फील कि ये सूटेबल है हमारे लिए, तो वी कैन आउटरीच टू दैट पीपल, दैट पर्सन. ठीक है. कि ये है, तो उस केस में हम उनको हेल्प कर सकते हैं
कि विल हेल्प यू गेटिंग द इन्फ्लुएंसर्स की उसको कन्विंस करने के लिए कि भैया ये करना है आपने, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिकॉज वी हैव डन इन हाउस, सो वी फेल्ट कि ये ना ब्रांड अगर खुद करेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दैट ब्रांड नोज देम सेल्फ बेटर, वो उनको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस टाइप का बड़ा, दो वी आर हेयर टू सजेस्ट देम कि हमें इस टाइप का कंटेंट चाहिए, हमारे सोशल मीडिया पे ये कंटेंट है, ये थीम चल रही है, या इस महीने हमारा ये वाला वो चल रही है थीम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड इन्फ्लुएंसर को उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। गॉट दैट। सो इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्या ऐसे खुद से ही, या कोई जगह होती है जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को लिस्ट करते हैं? हाउ हाउ? सो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब अ ईयर अगो देर आर 2-3 प्लेटफॉर्म्स, नाउ सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। सो व्हाट दे हैव डन, वो उन्होंने क्या कहते हैं पूरा एक लिस्ट बनाया होता है इन्फ्लुएंसर का, जैसे कोई प्लेटफॉर्म का नाम याद है आपको? जैसे कि आई थिंक देर इज़ रीलैक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड देर इज़ अनदर प्लेटफॉर्म जो क्या कहते हैं मतलब आउटसाइड इंडिया का है, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम। तो उनके पास क्या है, दे हैव अ लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, करेक्ट। उन्होंने अपनी उनकी वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाई हुई है। हाँ। व्हाट दे डू, दे मतलब मीडिएटर का काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म, तो वो इन्फ्लुएंसर को ब्रांड से कनेक्ट कराते हैं। करेक्ट। सो सपोज आई एम अ ब्रांड, मेरे को 50 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, और मैं अपना क्राइटेरिया बताऊंगा कि मेरे को फैशन की ब्रांड है, Correct. आई नीड 50 इन्फ्लुएंसर्स, Okay. और मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो ब्रांड है वो ये है, आई विल गिव माय इन्फॉर्मेशन, माय ब्रांड्स इन्फॉर्मेशन टू दैट प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म के कुछ चार्जेस होते हैं, एंड दे ऑल्सो चार्ज सम मनी, तो वो हमसे चार्ज करके दे ऑल्सो पे टू द इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर उनके साथ रेगुलर हैं, ठीक सो है। दे आर कीप ऑन गेटिंग बिजनेस फ्रॉम ठीक द है। प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली दे डू द मीडिएटर थिंग, ओके तो ओके, वो कनेक्ट कराते हैं इन्फ्लुएंसर से। समझ तो गया। उस केस में क्या कहते हैं, जो हम 50 की हमने रिक्वेस्ट डाली है, तो दे विल गिव अस अ प्रोफाइल ऑफ 100 पीपल और 150 पीपल, तो उसमें से हम जिसको चूज़ करना चाहते हैं वी कैन चूज़ दैट इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद फिर वो इन्फ्लुएंसर से गेट टच में आते हैं, एंड दे विल शेयर अबाउट आवर ब्रांड, और फिर हम उन इन्फ्लुएंसर को अपना कंटेंट, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर करते हैं। तो उस ओके। बेसिस पे फिर वो क्या कहते हैं हमें यू कैन से कि कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फिर कंटेंट हमें देखना होता है, दे विल प्रोवाइड द कंटेंट, ठीक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक ख़त्म हो जाती है कि जी। कंटेंट हमने दे दिया, डिलीवरेबल्स हमने दे दिए, नाउ इट्स ब्रांड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके 50 में से कितने कंटेंट डालने वाले हैं, कितने रिजेक्ट करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट सो इफ़ लाइक 50 आउट ऑफ 50 25 आर गुड, तो विच मीन्स कि 50-50 का रेशियो चलेगा, सो विच मीन्स कि 25 कंटेंट पीसेस तो मिल गए ना हमें। समझ गया। तो ऐसे करके वर्क करता है जो से ये इन्फ्लुएंसर का प्लेटफॉर्म है। गॉट दैट कम्प्लीटली। अब हम आते हैं रीटारगेटिंग कंज्यूमर्स। क्या है ये रीटारगेटिंग और कैसे करते हैं? रीटारगेटिंग अगर आप देखोगे, वेन एवर यू विजिट अ वेबसाइट, ठीक है, आपने एक वेबसाइट विजिट करी, सपोज abcd.com, एंड दे हैव देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस, दे हैव देयर गूगल प्रेजेंस, तो वो आपको रीटारगेट करेंगे। ओके। कि जैसे मैं उनकी वेबसाइट पे गया, एंड देन इफ़ आई कम टू माई सोशल मीडिया, आई विल सी दोज एड्स रिलेटेड टू दैट प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, ये कैसे? क्योंकि आप वेबसाइट पे जाके आपने कुछ डाला नहीं है, नहीं डाला, सो यू हैव जस्ट विजिटेड। यस यस, हाँ। सो बेसिकली दे आर ट्रैकिंग कुकीज़, तो कुकीज़ होते हैं, ओके। वो ट्रैक करते हैं कि जब भी हम ब्राउज़र से कुछ चीज़ एक्सेस करते हैं ना, एक इन्फॉर्मेशन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वेबसाइट एक्सेप्ट पे। ऑल कुकीज। हाँ हाँ, तो वो आपने कई बार देखा होगा, यू हैव ऑप्शन, नाउ देर इज़ ऑप्शन टू रिजेक्ट करने का भी है, तो हमेशा but, रिजेक्ट तो होता ही था। उसके बाद अभी बीच में इन्होंने ना कुछ जो कुकीज़ हैं दे नीडेड, मतलब वो तो चाहिए तभी आप उनको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ठीक कर है पाओगे। ठीक है। तो थ्रू दैट दे आर रीटारगेटिंग यू। ओके। तो ये दे आर रीटारगेटिंग यू ऑन इंस्टाग्राम, they will retarget you on Facebook. करेक्ट। If they have presence on Google, they will also retarget you on Google.
अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जैसे न्यूज़ आर्टिकल का प्लेटफॉर्म है, इफ़ यू आर रीडिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग यू विल सी बैनर एड्स अबाउट देम कि करेक्ट, ये है। यस यस यस। सो दोज आर रीटारगेटिंग थिंग। तो ओह, उन्होंने क्या है, हमारा जो आईपी है जहाँ से हमने एक्सेस किया है और कुकीज़ हैं वो सेव करी हैं, कुकीज़ के थ्रू दे आर रीटारगेटिंग। गॉट दैट। तो आप जब किसी के लिए वेबसाइट बना रहे होते हो तो यू मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन रहे। हाँ, वो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी आपने देखोगे एक ना एग्जॉस्टिव प्राइवेसी पॉलिसी लिस्ट होती है 5 to 10 पेजेस की। वो कोई पड़ेगा नहीं। कोई पढ़ता नहीं है हाँ, उसमें, बट फॉर अस कि वो ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ लीगल चीज़ें डॉक्यूमेंट है। हाईलाइट हाँ, करनी हैं, जैसे कि सबसे पहले कि आपका कुकीज़ वाली पॉलिसी है। इफ़ यू आर लाइक अगर रेजर पे या कोई और पेमेंट गेटवे पे आप इंटीग्रेटेड हो, तो कोई आएगा आपकी वेबसाइट पे परचेज करेगा तो डेफिनेटली परचेज करने के लिए उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा। करेक्ट, सो दोज थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक कि है। हमारे जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं उनसे हम एक जो डाटा है वो आपका शेयर करते हैं। दैट डाटा इज़ नॉट मतलब सारा पर्सनल डाटा नहीं, समझ जो गया। नेसेसरी है, जो इम्पॉर्टेंट है एज फार एज आरबीआई कंसर्न, एज फार एज आप कह लो कि फाइनेंस इज़ कंसर्न। तो उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उनके साथ। तो वो सब होता है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। समझ गया। सो कभी भी लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, बट देर आर लॉट ऑफ होल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट कि गॉट हाउ दैट। दे आर यूजिंग योर इंफॉर्मेशन एंड वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर डाटा टू देयर यू कैन से पार्टनर्स और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो अब मुझे वेबसाइट के बारे में बात बता रहे हैं। शॉपिफाई वर्सेस मेकिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, हाउ वुड यू कंपेयर देम और क्या रेकमेंड करोगे किस केस में? सो कई सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सो उनके पास है ना, जैसे कि आता है कि आप कह लो कि वो चाहते हैं कुछ अपने तरीके से बनाना वेबसाइट। अपने तरीके से मीन्स कि कुछ चीज़ें उनको अपने हिसाब से चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, मेरे को ये ऐसे दिखना है। तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि वो कस्टम मेड वेबसाइट पे जाएं, जी, क्योंकि ओवर द टाइम मतलब 3-4 सालों में बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके थ्रू आती है, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी डन ऑन द कस्टम बिल्ड वेबसाइट। तो वो क्योंकि कस्टम बिल्ड वेबसाइट है वो वर्क इन प्रोग्रेस होती है, क्योंकि कुछ भी चेंज हो आप, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा करेक्ट। कि कौन सा स्ट्रक्चर, क्या लेआउट, क्या बटन, क्या बैनर हमारा वर्क कर रहा है। बट इफ़ यू पुट अप दोज इंफॉर्मेशन, मतलब वहाँ से आप ग्रैब करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि ये परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा, देन यू नीड टू शिफ्ट दोज थिंग्स कि ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। ठीक तो है, उस केस में कस्टम बिल्ड वेबसाइट इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारी कस्टमाइजेशंस यू कैन डू वेन एवर यू वांट। ठीक है। तो जैसे शॉपिफाई हो गया या और अदर प्लेटफॉर्म हो गए, वू कॉमर्स हो गया, तो दे हैव अ रेडीमेड स्ट्रक्चर। ठीक है। ई कॉमर्स का एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है उनके पास कि ये चीज़ें जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू द ऑफर फॉर कस्टमाइजेशन एज वेल, बट उनके लेआउट के हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन करना है। ठीक है। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उनका जो स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बनाया है उस हिसाब से आप वो कर सकते हो। तो उसमें भी हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं, हाँ, ये जो उसमें भी आपने कहा, retargeting कर सकते ये सेम चीज़ें हो सकती सेम हैं। चीज़ है। ठीक है। बेसिकली रीटारगेटिंग हम अपनी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ठीक है। वी आर स्टोरिंग कुकीज़, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी उस पे वी आर स्टोरिंग कुकीज़, वी आर टारगेटिंग पीपल फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन यही बन रहा है कि कस्टमाइजेशन और नॉन उनका लेआउट, ये तो एक फ़र्क समझ आया। इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के अंदर, कस्टमाइजेशन के अलावा? सो कस्टमाइजेशन में अगर आप देखोगे कि सारी चीज़ें ना कस्टम मेड वेबसाइट में सब आपको स्क्रैच से बनानी होती है। जी, तो कितना टाइम लगता है उसको बनने में? उसमें कई सारी वेबसाइट्स में 6 महीने लगते हैं। कई अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नीड टू बी श्योर, तो उसमें 1 साल भी लग जाता है। अच्छा, ओके।
तो डिपेंड्स कि आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए, ठीक है उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होती है। जी। ये जो हैं प्लेटफॉर्म्स, वूकॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, इनके पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्ड बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी यू जस्ट नीड टू हैव, मतलब यू जस्ट नीड टू, यू कैन से कि आप उनका उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, एंड देन उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, देन यू आर कस्टमाइजिंग एज पर देयर लिमिटेशंस। अच्छा ठीक है ओके। हाँ, तो शॉपिफाई भी कस्टमाइज़ हो सकती है, वूकॉमर्स भी कस्टमाइज़ हो सकती है, और कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कस्टमाइज़ हो सकता है एज पर यूर विश और एज पर द लिमिटेशंस दे हैव। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जैसे हर कोई फैशन स्टोर अलग बनता है ना? तो अगर आपको अपना फैशन स्टोर जो कि आपका वेबसाइट है उसका लुक ही एकदम अलग रखना है, सो वो उसके लिए यू मे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जो नहीं, वो आप है ना, लुक एंड एस्थेटिक्स अलग चीज़ है, और स्ट्रक्चर और वेबसाइट का लेआउट अलग चीज़ है। लुक एस्थेटिक्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हो किसी में भी, ठीक है तीनों में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कि जैसे कि आपको बड़ा बैनर चाहिए, कितना बड़ा बैनर चाहिए वेबसाइट पे, वो ठीक आप है डिसाइड। ठीक। छोटे छोटे बैनर्स भी चाहिए आपको, वो दिखा सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं मेरे को, 4-5 प्रोडक्ट्स, देन स्लाइडर चाहिए, प्रोडक्ट्स को स्लाइड करके पर्सन जो भी मोबाइल पे है वो इजीली स्लाइड करके देख सकें। ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप है ना डिज़ाइन जब करते हो वेबसाइट, या एस्थेटिक्स जब आप डिसाइड करते हो वेबसाइट की, तब आता है काम। तो आप एक डिज़ाइन एस्थेटिक्स एक अलग चीज़ होगी, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें अलग होगी। सेम डिज़ाइन एस्थेटिक्स आप कस्टम में भी डाल सकते हो, सेम डिज़ाइन एस्थेटिक्स आप जो ऑलरेडी आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उस पर भी कर सकते हो। ठीक है तो इट डिपेंड्स कि आप क्या स्टोरी कन्वे करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे। तो जैसे कि कई लिगेसी ब्रांड्स हैं, जैसे कि 20-25 ईयर्स से वो हैं, तो हम उनकी वेबसाइट पे विल प्रेफर कि एक टाइमलाइन भी हो कि वो कैसे स्टार्ट की उन्होंने और क्या जर्नी रही उनकी। उससे क्या रहता है, एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एक यूज़र की, वो बढ़ जाती है, कि दे कम टू नो कि ये ब्रांड इतनी पुरानी है, इतने सालों से यहाँ पे ये था, यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँची है, अब यहाँ पे है। तो उस केस में आपकी जो कस्टमर जो है ना, वो ज़्यादा आपकी तरफ अलाइंड होता है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ही जो नए ब्रांड्स हैं उसके लिए उनकी यूएसपी क्या है, तो उनकी यूएसपी, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो और कोई नहीं दे रहा है मार्केट में, तो वो हाईलाइट होनी ज़रूरी है। हाँ समझ गया ठीक है। तो वो हाईलाइट आप डिज़ाइन के थ्रू करते हो, एस्थेटिक्स के थ्रू करते हो। तो कलर क्या ले रहे हो, कई जो ब्रांड्स होती हैं उनकी खुद की एक ब्रांड बुक होती है करेक्ट कि हम ये कलर्स, ये फॉन्ट यूज़ करते हैं। करेक्ट और जो नए होते हैं उनकी कोई ब्रांड बुक नहीं होती, कोई कलर्स नहीं होते, वो रैंडमली कोई भी कलर पैलेट पिक कर लेते हैं और बोल देते हैं बना दो। करेक्ट तो तब हम उनको बोलते हैं कि कल को जब आपकी वेबसाइट बढ़ेगी, सेल्स आएगी, बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, सो यू नीड टू हैव अ ब्रांड। ठीक है ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ानी है ना आपको। ठीक है हाँ 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 तो वो ब्रांड रिकॉल वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आपके कलर पैलेट से, आपके फॉन्ट से, या आप मल्टीपल जगहों पे दिख रहे हो, किस कलर में दिख रहे हो, किस उसमें दिख रहे हो, तभी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसी कई ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने ना ऑफलाइन बहुत अच्छा धंधा किया हुआ होता है, ऑनलाइन आते ही वो फेल हो जाते हैं। अच्छा तो क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ऑफलाइन में वर्क नहीं करते हैं, ऑनलाइन में वर्क नहीं करते हैं, पर अगर दे हैव की ट्रस्ट की हाँ इस पे हमें करना है काम, मतलब वो एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें वी नीड टू अनलर्न करेक्ट इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है तो वो अगर हम करते हैं तो विल मेक दैट ब्रांड गुड। तो उस केस में ये सब चीज़ें ब्रांडिंग वगैरह, जैसे कई, आई डोंट नो कि कुछ साल पहले लोग वर नॉट अवेयर अबाउट कि ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग जो लाला कंपनी होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लेटर हेड क्या है, विजिटिंग कार्ड क्या है, मेरा वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, जो छप रही हैं चीज़ें उस पर क्या है, सारी जगह कुछ ना कुछ अलग समझ गया हाँ होता है। तो जब कोई पर्सन आता है और वो बोलता है कि आपकी ब्रांड की वैल्यू होनी चाहिए, जब भी आप कोई देखे, अगर रेड कलर देखे तो रेड कलर के कौन से लोगो हैं, कोको कोला, एयरटेल, वोडाफोन, ऐसे आप रिकॉल वैल्यू बढ़ाओ अपनी। तो वो चीज़ करने के बाद है ना, आप जैसे कि ई कॉमर्स में, और स्पेशली टू सक्सीड इन दिस,
तो ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया। और ब्रांडिंग आपकी ऐसी आती है, तो विजुअल लैंग्वेज जो है विजुअल वो लैंग्वेज कोहेसिव होनी चाहिए हाँ और एक ही कोहेसिव होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी ब्रांड की थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तभी आपकी रिकॉल वैल्यू रवि, सबसे पहले बताओ मार्केटिंग फनल क्या होता है और ब्रांड्स अपने एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि उस मार्केटिंग फनल में दे कैन ऑप्टिमाइज द मार्केटिंग फनल। Okay, so marketing funnel, there are different kinds of funnel. So the most popular is the IDA one, ओके attention, interest, decision, then आपका action. तो ये एक मार्केटिंग बना है। अटेंशन मीन्स आप जब ब्रांड अवेयरनेस करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो ब्रांड अवेयरनेस आप कैसे करते हो? सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के थ्रू आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो अपने प्रोडक्ट के अराउंड, उससे करते हो। देन यू रन एड्स ऑन गूगल एज वेल, कुछ कीवर्ड्स को लेके आप एड्स रन करते हो। तो वो आप ब्रांड अवेयरनेस करते हो अपने कि हम एज अ ब्रांड हैं, सो ये हमारी ऑफरिंग्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हम ऑफ़र करते हैं। तो वो सबसे ऊपर वाला अटेंशन वाला उसमें आ जाता है आपका। तो वहाँ जब लोग पहुँचते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो इंटरेस्ट। तो उसमें से जो लोग आएंगे हो सकता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के अराउंड आपने कंटेंट डालना है, एड्स उसके अराउंड आपने रन करनी है। तो विच मीन्स कि वो जो उस इंटरेस्ट के लोग हैं उनको वो कंटेंट दिखेगा एंड दे विल ट्राई टू कम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन। ओके जहाँ पे वो डिसीजन लेंगे कि मुझे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना। ठीक है। तो बाय करना नहीं करने के बीच में उसका ये रहता है कि सबसे पहले वो क्रेडिबिलिटी चेक करता है ठीक है। और रिव्यूज़ चेक करता है हाँ ओके। कि मैं डिसीजन जब लेना है मेरे को, तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा ना कि सबसे प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो वो सारे क्वेश्चन हमारा डिसीजन वाले स्टेज में होता है। ठीक है। सो वंस दैट पर्सन मेक्स डिसीजन देन इट कम्स टू द एक्शन स्टेज। सो एक्शन होता है वो परचेज करता है, परचेज पे क्लिक करता है। जी। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे और गूगल पे ये चीज़ें आपको डालनी है, ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा और कन्वर्जन डिसीजन के बाद क्या है? डिसीजन के बाद एक्शन है। एक्शन मीन्स कि बाय करने का डिसीजन ले लिया कि उस हाँ, टाइम पर मुझे क्या buy होना करना चाहिए ब्रांड के पास? है। डिसीजन के टाइम पे आपका रिव्यूज़ काम आते हैं, ठीक है। ठीक है, और वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो गए वो काम आते हैं। और उसके अलावा कंपैरिजन, अगर आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन है किसी के साथ, हाँ 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 हाँ। जैसे कि कई अगर मेरे को अमेजोन में तो हमेशा होता है कंपैरिजन। हाँ हाँ। कंपैरिजन, तो जैसे कि मेरे को एक आईफोन लेना है तो मैं कंपेयर करूंगा आईफोन को S24 के साथ, Correct. आईफोन 16 वर्सेस Correct. S24, तो वो कंपैरिजन है। विच मीन्स मेरे को दोनों में से एक फ़ोन लेना है, करेक्ट। पर कौन सा लेना है वो मेरा ये जो डिटेल्स हैं ये डिसाइड कराएंगे कि मेरे को ये लेना है कि फैशन ब्रांड्स कैसे कर सकते हैं? फैशन ब्रांड्स में कंपैरिजन आप आता है कि क्वालिटी का अच्छा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हाँ। कि आप क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे तो मेरा एक ब्रांड है और उसके अंदर मैं अलग अलग गारमेंट्स बेच रहा हूँ, लेट से अलग अलग विमेन ब्लाउजेस बेच रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं कैसे कंपेयर कैसे करके दिखाऊंगा? ब्लाउजेज जो आपके वुमेन ब्लाउजेज हैं उसमें हो सकता है ना कि ब्लाउजेज की स्टाइल्स अलग अलग हों, हाँ बिल्कुल। उसका कपड़ा अलग अलग हो, स्टिचिंग की किस तरीके की स्टिचिंग है, मतलब सिंगल स्टिच है, डबल स्टिच्ड है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप वैसे करके तो वो दिख रहा है। क्योंकि क्लोथिंग में ना, क्योंकि बाइंग जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी वैल्यू कम होती है, समझ तो गया। कंपैरिजन उतना नहीं होता। समझ गया। ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है कि वो दिख कैसे रहा है आपके ऊपर, वो ज़्यादा मैटर करता है। समझ तो वो गया। दिखने के लिए हम क्या कहते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट होता है, यूजीसी कंटेंट जो हम डालते हैं, जी। वो डिसाइड करता है एक पर्सन को लेने में। क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट एक बार पहना और अच्छा लगा तो वो दोबारा पहनता है, नहीं अच्छा लगा वो दोबारा नहीं पहनता। बट फ़ोन के मामले में नहीं है, अगर नहीं अच्छा भी लगा ना चलाना तो पड़ेगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी। ठीक है। ठीक है। सो ओके, तो ये पूरा जो मार्केटिंग फनल है वो बेसिकली एक कस्टमर जर्नी है, कस्टमर जर्नी, इसलिए हमें हर एक स्टेज पे जिसमें आप अवेयरनेस, इंटेंट, इंटरेस्ट, डिसीजन, डिसीजन एंड एक्शन, देन एक्शन। ओके, तो ये चार चीज़ें आप करते हो। ठीक है। सो
हाँ, एक चीज़ और कि कई बार ये आप लोगों का जो इस चीज़ को आप एनालाइज करते हो कि आपकी चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो इम्पॉर्टेंट केपीआईज क्या होते हैं जिससे कि लोग एनालाइज कर सके? सो फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कि हम रैंकिंग क्या आ रही है हमारे, मतलब जिस कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं उस कीवर्ड की रैंकिंग गूगल पे क्या आ रही है, वो एक मैटर करता है। और कितने क्लिक्स हो रहे हैं उसके ऊपर, वो मैटर करता है। और क्लिक के बाद CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितने % लोग क्लिक करके जा रहे हैं वेबसाइट पे। फिर जब वेबसाइट पे जाते हैं तो कितने व्यूज़ मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और व्यूज़ में जो फिर बटन्स वगैरह कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे। तो ये एक पूरा KPIs वगैरह रहता है, जैसे क्लिक्स, व्यूज़ हो गए, क्लिक्स हो गया, और रैंकिंग हो गई आपकी। ये आपका ऑर्गेनिक उसका रहता है। पेड एड्स में आपका रहता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने तक रीच हुआ। देन उसके बाद आपका आता है क्लिक्स कितने हुए, जब मतलब अगर हमने परचेज़ का बटन दिया है, बाय नाउ का बटन दिया है, शॉप नाउ का बटन दिया है, तो शॉप नाउ पे बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, एंड हाउ मेनी ऑफ देम विजिटेड आवर पेज। तो वो एक लैंडिंग पेज व्यूज़ हो गए कि समझ कितने गया। व्यूज़ मिले। एंड व्यूज़ मिलने के बाद वहाँ पे उसने बाय किया। बाय करने के बाद जब बाय हो गया, देन वी कम टू नो कि ये परचेज हो गया। देन इट ऑल्सो कम्स कि हमने ये इस ऐड पे इतना पैसा खर्च किया था, उसमें इस ऐड पे खर्च करने के बाद इतना पैसा हमें एज अ रिटर्न मिला। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए कि एक ऐड पे हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस ऐड से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या CTR रेट चल रहा है उस पर। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ये आपके KPI रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट KPI इसमें होता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कि मैंने एक पर्सन को बाय कराने के लिए कितना पैसा खर्च किया। तो अगर मेरे ऑर्डर मेरा है 1500 का, एंड आई एम इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़, विच मीन्स कि मेरे को ना 3x का वो मिल रहा है बेनिफिट। समझ गया। 500 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ एक बंदे को लेके आने पे। और उसके बाद जब सेकंड स्टेज आता है, जब बाय कर लिया उसने, तो आप उसको कैसे एंगेज करके रखते हो, क्योंकि अब तो वो आपका कस्टमर हो गया ना। करेक्ट। अब आपको उसको कैसे एंगेज करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा पैसे खर्च ना करना पड़े उसको लेकर आने के लिए। तो वहाँ पे आप वो दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हो, जिसमें आप क्या कहते हैं, आप उनको ईमेल के थ्रू रीच आउट करते हो, व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करते हो, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, या कोई अपकमिंग कलेक्शन है उसके एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देते हो Correct. कस्टमर को। इवेंट तो करते हाँ, इवेंट करते हो। इवेंट करते हो। सो वो आपका हो गया, क्योंकि एक बार आपने पैसा डाल दिया तो आप नहीं चाहोगे कि मैं दोबारा उस पर्सन को बाय करने के लिए दोबारा पैसा खर्च करूँ। समझ गया। ओ, क्योंकि मैंने एक पर्सन ले लिया ना, तो वेबसाइट पे आ गया, कन्वर्ट हो गया, मेरे को उसकी डिटेल्स मिल गई। हाँ। नाउ व्हाई शुड आई पे अगेन टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन अगेन। तो उस केस में आपको क्या कहते हैं, उसको एंगेज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ई-कॉमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हाउ यू आर एंगेजिंग यूर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको अपने उसके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, अपने ब्रांड्स के साथ। गॉट दैट। तो अभी मुझे जो कंक्लूजन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, कंज्यूमर एक्विजिशन वर्सेस कंज्यूमर रिटेंशन जो आपने बात करी, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये दोनों चीज़ें की जाती है कि सिर्फ कंज्यूमर एक्विजिशन? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बेसिकली अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग पहले है क्या, एक बार वो बता देना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है जो आप है ना एड्स रन करते हो, गूगल पे आप एड्स चलाते हो। बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एड्स रन करते सिर्फ हो गूगल ऑनलाइन। पे? गूगल एड्स, मेटा एड्स, मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, उस पे आप एड्स चलाते हो। अच्छा, इन तीनों को हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक और ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है कि बेसिकली कन्वर्जन ड्रिवन होती है, तभी उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। कि आपने कितने पैसे लगाए, क्या एड्स रन किए, कितने क्लिक्स आए, कितना CTR आया, और कितने ऑर्डर्स आपने लेकर आए। दैट कन्वर्जन जो आप कहते हो कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आता है। ठीक है। और अब इसके अंदर कंज्यूमर एक्विजिशन वर्सेस कंज्यूमर रिटेंशन। हाँ, कंज्यूमर एक्विजिशन हो गया कि जब भी आप फर्स्ट टाइम आपके उस पे आया यूज़र,
देन दैट पर्सन हैज़ बॉट समथिंग फ्रॉम यू, तो वो कंज्यूमर एक्विजिशन, वहाँ पे उसकी कंज्यूमर एक्विजिशन की जर्नी ख़त्म हो गई। ठीक है, नाउ कंज्यूमर रिटेंशन की जर्नी वहाँ से शुरू होती है आपकी। ओके, तो कंज्यूमर रिटेन करने के लिए आपको क्या करना है, दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड इन क्या योर। क्या चीज़ें? हाँ, उसमें जैसे कि मैंने आपको बोला, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो उनके साथ, व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो कि हमने जो प्रोडक्ट बेचा आपको कैसा लगा, रिव्यूज़ दे सकते हो, और ऑफ़र कर सकते हो कि नाउ यू हैव ऑलरेडी बॉट समथिंग, सो वी हैव अनदर थिंग, कि एक और प्रोडक्ट आया है, वी आर गिविंग 15% डिस्काउंट टू आवर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनको है, तो आप आके बाय करो। देन देर आर सम वेबसाइट्स, उन्होंने एक है ना, जैसे कि आप देखो कि फ्लिपकार्ट ने कॉइन्स शुरू किया था। वो कॉइन्स जो है कि लोग जो आए हमारी वेबसाइट पे वो कॉइन्स लें, उन कॉइन्स के थ्रू वो दोबारा परचेज करें। तो वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड लॉयल्टी। जो रिटेंशन वाला पार्ट आता है वो लॉयल्टी में आता है, कि कस्टमर आपको कैसे रिटेन करके रखना है, दैट रिटेंशन बिकम्स लॉयल्टी। गॉट दैट, हाँ, गॉट दैट कम्प्लीटली। सो आई थिंक काफ़ी कुछ टुडे आई लर्नड अबाउट द होल डिजिटल मार्केटिंग, करते कैसे हैं, कंज्यूमर की जर्नी कैसे बनाते हैं। आई थिंक दिस वी हैव, यस वी हैव फिनिश दिस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड वो हम लोग बात कर चुके हैं सारी। एंड आई थिंक डिज़ाइन मौका में आप 4 साल से, बिकॉज यू आर वर्किंग विद फैशन ब्रांड्स, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको इंटरव्यू करूं, और जितने फैशन क्लाइंट्स हैं हमारे, या फैशन एस्पिरेंट्स जो बनाना चाहते हैं ब्रांड, उनको समझना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और एक ऐसे सोर्स के पास जाना वो विच हु आर डूइंग दिस बिजनेस विद इंटेग्रिटी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस एंड Thank you, Gaurav. गिविंग अस ऑल दिस नॉलेज। थैंक यू सो मच। Thank you, Gaurav, for inviting me. I had a really good time discussing things with you. थैंक यू।